सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज हम लोग क्यूआर सीरीज का पार्ट 14 पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि क्विक रिवीजन सीरीज का 14वां पार्ट। ये सीरीज आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि इस सीरीज से आपके एग्जाम में खूब क्वेश्चन, भर भर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस सीरीज में जो आज का टॉपिक है उसका नाम है भारत एवं विश्व के प्रमुख संगठन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। भारत और विश्व के जो ऑर्गेनाइजेशन है, प्रमुख संगठन है, उसके बारे में मैंने इसमें आपको बताया है। और महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनियों के बारे में भी इसमें हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। समझिए, ये जो टॉपिक मैंने रखा है आपके लिए, आज तक आपको इतना डिटेल में, इतने अच्छे से कोई भी नहीं पढ़ाया होगा पूरे यूट्यूब में। पूरे यूट्यूब में मैं इतना खास कह सकता हूं, कोई भी नहीं पढ़ाया होगा। देखिए, इतने सारे चीजों को मैंने यहाँ कवर किया। आसियान, सार्क और उसमें जितने देश हैं, स्थापना में जितने सदस्य हैं, सबकी राजधानी और मुद्रा, उसको भी मैंने कवर किया है। कौन कौन से देश इसमें नहीं है, वो सारे देश देखिए। क्योंकि आसियान भारत का पड़ोसी देश है, इसीलिए इसमें इस पड़ोसी देशों की राजधानी और मुद्रा जरूरी है, जो एग्जाम में पूछता है। मैक्सिमम देखिएगा, इस वीडियो से आपके एग्जाम में 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे, ये गारंटीड है। 6 से 7 क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे, क्योंकि बहुत सारे चीजों को इसमें इंक्लूड किया गया है। और अगर 6 से 7 क्वेश्चन नहीं पूछता है तो 5 क्वेश्चन तो कंफर्म है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चाहे दरोगा हो तो दरोगा में भी 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, 3 क्वेश्चन तो यहाँ राजधानी और मुद्रा से हो जाएगा, 3 क्वेश्चन, या मैक्सिमम 4 क्वेश्चन भी पूछ सकता है। 3 क्वेश्चन केवल राजधानी मुद्रा से होगा, और अगर ऑर्गेनाइजेशन पूछ दिया तो 2 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन इस वीडियो से आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो सीधा आप इस वीडियो को पढ़िए और पूरे मन लगा के पढ़िए। देखिए, मैंने कितनी सारी चीजों को कवर किया है। चलिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं विश्व के प्रमुख संगठन पढ़ते हैं। ये विश्व के प्रमुख संगठन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद भारत का पढ़ेंगे और उसमें पूरे डिटेल से बहुत सारी चीजों को कवर करेंगे। फिर पढ़ेंगे महारत्न कंपनियां। चलिए, विश्व के प्रमुख संगठन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आसियान। जो भी चीज मैं पढ़ा रहा हूं उसमें क्या क्या चीज पढ़ना है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं आसियान, तो आसियान का फुल फॉर्म आपको याद रख लेना है। एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछता है। एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछेगा आपको नहीं पता, आपसे पूछ देगा नास्कॉम का फुल फॉर्म क्या है, आपको बिल्कुल नहीं पता होगा। आपको पूछ देगा नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, अगर आपने रटा नहीं, आपको याद नहीं होगा। आपसे पूछ देगा एसोचेम का फुल फॉर्म क्या है, एसोचेम, एसोचेम का फुल फॉर्म क्या है, आपको नहीं पता। फिक्की का फुल फॉर्म क्या है, नहीं पता। आईबीआरडी का फुल फॉर्म क्या है, ये ऐसा नाम जो आपको पता है, आप जानते हैं उसके बारे में, लेकिन उसका फुल फॉर्म नहीं जानते हैं, तो वो वही एग्जाम में पूछता है। आसियान, जैसे बिम्स्टेक, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा। तो ये आपको फुल फॉर्म याद रखना है। फुल फॉर्म पूछता है, उसका स्थापना कब हुआ था वो वर्ष पूछता है, कभी कभी डेट भी पूछ देगा, और उसके सदस्य कितने हैं वो पूछ देगा, और उसमें उसका हेडक्वार्टर कहाँ है वो पूछ देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो। आसियान जो है, आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस, इसको याद रख लेना है। स्थापना कब होता है, देखिए, इसका स्थापना होता है, इसका स्थापना होता है 1967 में, और इसमें श्रीलंका और बांग्लादेश नहीं है। कौन नहीं है वो आपको ज्यादा याद रखना है। याद रखिएगा, आसियान में श्रीलंका और बांग्लादेश नहीं आता है। तो कौन कौन आता है, इसके 10 सदस्य देख लेते हैं। ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये जितने भी देश इसमें आ रहे हैं, उसकी राजधानी और मुद्रा को याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है। पहले आते हैं ब्रुनई। ब्रुनई की राजधानी है बंदर सेरी बागवान, और इसकी मुद्रा का नाम है डॉलर। तो चलिए, ये देश की मुद्रा और राजधानी भी यहाँ पे कवर हो रहा है। कंबोडिया का बात करें, कंबोडिया का की राजधानी है नामपेन, नामपेन, और इसकी मुद्रा का नाम है रियल। इंडोनेशिया का बात करें, इंडोनेशिया की राजधानी का नाम है जकार्ता, अब मुद्रा का नाम है रुपिया। देखिए, रुपिया, ये याद रखिएगा। लाओस का बात करें, लाओस की राजधानी है वियंटियाने, और ये मेकांग नदी के किनारे स्थित है। मेकांग नदी के किनारे स्थित है इसकी राजधानी वियंटियाने, और इसकी मुद्रा का नाम है कीप। देखिए, बार बार एग्जाम में पूछता है कीप किसकी मुद्रा का नाम क्या है, डोंग किसकी मुद्रा का नाम है, वॉन किसकी मुद्रा का नाम है, ठीक है। तो ये सब एग्जाम, रिंगित, रिंगित किसकी मुद्रा का नाम है, इस टाइप से प्रश्न, क्यात, क्यात किसकी मुद्रा का नाम है, ये एग्जाम में पूछता है। बार बार इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको ये याद रखना है। मलेशिया का बात करें तो मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, और इसकी मुद्रा का नाम है रिंगित, ये आपको याद रखना है। म्यांमार की राजधानी का नाम है नेपिताओ, और इसकी मुद्रा का नाम है क्यात। देखिए, म्यांमार की मुद्रा का नाम क्यात है। फिलीपींस की मुद्रा का नाम है मनीला, इसका फिलीपींस की राजधानी का नाम है मनीला, और पेसो इसकी क्या है,
मुद्रा है। मनीला एशियन डेवलपमेंट बैंक की मनीला जो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी है। और मनीला में इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट भी है, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद बात करें थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, मुद्रा है बाहत। देखिए बाहत भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। पोलैंड, पोलैंड की मुद्रा है जलोटी। देखिए बार बार एग्जाम में पूछता है, आपको याद रखना है। वियतनाम की राजधानी है हनोई, मुद्रा है डोंग। देखिए जितने भी मुद्रा है वो आपको सुने हुए नहीं लग रहे हैं। रियल, रुपया, रुपया, कीप, रिंगित, क्यात, पेसो, बहत और डोंग। यानी कि आसियान कंट्रीज की मुद्राएं काफी जरूरी है, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा मैक्सिमम बार पूछी जाती है, इसीलिए आपको यहां पर बताना जरूरी था। अब आते हैं शार्क। सार्क जो है, सार्क में आपका म्यांमार नहीं है, ये आपको याद रखना है। सार्क में आपका म्यांमार नहीं है। फुल फॉर्म आपको याद रखना है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। उसके बाद इसका स्थापना होता है 8 दिसंबर 1985। 8 दिसंबर 1985 को इसका स्थापना होता है। हेडक्वार्टर काठमांडू। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू में है। इसमें 8 देश शामिल है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। भारत के सारे पड़ोसी देश हैं म्यांमार को छोड़कर। देखिए जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं सबको इंक्लूड कर लिया है, म्यांमार को छोड़कर सभी को इंक्लूड कर दिया गया है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, सबको। अब एक एक करके सबकी मुद्राएं देखना जरूरी है। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, मुद्रा है अफगान अफगानी, कहीं कहीं अफगानी भी लिख देता है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका। भूटान की देखिए, भूटान की संसद है टसोंगुडू संसद। अगर इसकी राजधानी की बात करें थिम्पू, मुद्रा की बात करें नगुलट्रम, नगुलट्रम। ठीक है, संसद भी आपको कभी कभी एग्जाम में पूछता है तो आपको याद रखना है। जैसे इजराइल की संसद का नाम क्या है? नेसेट, नेसेट, नेसेट। आपको कमेंट करके बताना है डाइट किसकी संसद का नाम है, डाइट किसकी संसद का नाम है, आपको याद रखना है। मालदीव का बात करें तो इसकी राजधानी है माले, मुद्रा है रूफिया। देखिए इंडोनेशिया का क्या था? रुपिया, रुपिया। लेकिन मालदीव का रूफिया, रूफिया। और ये सचिवालय 2016 वाले एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेपाल का बात करें तो नेपाल की राजधानी काठमांडू, मुद्रा है रुपया। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, मुद्रा है रुपया। श्रीलंका की दो राजधानी है, श्री जयवर्धने कोटे, ये एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल राजधानी है, और कोलंबो इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और इसकी मुद्रा रुपया है। यानी कि ये जितने भी देश हैं सबकी राजधानी मुद्रा आपको याद रखना है, क्योंकि ये भारत के पड़ोसी देश हैं, भारत के पड़ोसी देश हैं। अब आते हैं एआईआईबी। एआईआईबी का फुल फॉर्म होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर देख लेते हैं। इसकी स्थापना होती है 2016 में, और इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग। इसका हेडक्वार्टर क्या है? बीजिंग। एडीबी का बात करें तो यह है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसकी स्थापना होती है 1966 में। हेडक्वार्टर है मनीला, और इसमें 68 देश हैं, और भारत इसका संस्थापक सदस्य। देखिए ये जो मैं आपको 68 देश बता रहा हूं, जब भी मैं आपको कोई देश बताऊंगा आपको तुरंत वो डाटा को नेट से सर्च करना है, नेट से सर्च करके यहां लिख लेना है। हो सकता है इसमें कुछ देश बढ़ गए हो, कुछ देश घट गए हो, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, ये संभावनाएं हैं। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि जब भी मैं सदस्य की बात करूंगा तो वो आपको चेक कर लेना है। इसकी स्थापना और हेडक्वार्टर नहीं बदलेगा, ठीक है। प्रेसिडेंट और सदस्य बदल सकता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का आपको प्रेसिडेंट का नाम भी याद रखना है, एग्जाम में पूछता है। 68 देश है इसमें, ठीक है, और इसके संस्थापक सदस्य में भारत भी है। उसके बाद आते हैं एनडीबी। एनडीबी को हम लोग ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी ब्रिक्स हैं, ब्रिक्स के देश हैं, वो अपने पैसा यहां जमा करते हैं या यहां से लोन वगैरह लेते हैं। इसको ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है। ब्रिक्स का बैंक है ये एनडीबी, और इसको न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर है आपका संघाई। इसके सदस्य है कौन कौन है? 5 सदस्य है। ब्राजील, बी से हो गया आपका ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, ऐसे साउथ अफ्रीका। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। अब देखिए इस पांचों देश की जो मुद्रा है वो आर से स्टार्ट होती है, जैसे रियाल, रूबल, रूपी, रेडमिंगबी, रैंड। यानी कि ब्राजील की मुद्रा रियाल, रूस की मुद्रा रूबल, भारत की मुद्रा रूपी, चीन की मुद्रा रेडमिंगबी, और दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड है। इसलिए इसकी मुद्रा को 5R करेंसी भी कहा जाता है। 5R, 5 गो आर है, 1 2 3 4 5, 5R करेंसी भी कहा जाता है। अब आते हैं ब्रिक्स। ब्रिक्स में 5 देश है, लेकिन अभी नए नए मेंबर्स ऐड हुए हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए
ब्रिक्स की स्थापना होती है 2005 में। उस समय केवल 4 देश थे, ब्राजील, रूस, भारत और चीन। केवल 4 देश थे 2005 में, लेकिन 2010 में एक देश जुड़ा, दक्षिण अफ्रीका। इन पांचों देशों की आपको राजधानी याद करनी है, क्योंकि मुद्रा हम लोग यहाँ पढ़ चुके हैं, 5 बार मुद्रा पढ़ चुके हैं, राजधानी याद करना है। ब्राजील की राजधानी है ब्रासीलिया, रूस की राजधानी है मॉस्को, ठीक है। भारत की राजधानी पता है आपको, नई दिल्ली। चीन की राजधानी बीजिंग, और दक्षिण अफ्रीका की राजधानी हम लोग आगे देखेंगे। 3 राजधानी है, इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर, ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका 2010 में ऐड हुआ था। इसके कुछ नए मेंबर्स, न्यू मेंबर्स देख लेते हैं। कौन कौन है? इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई इसके नए सदस्य हैं, जो जनरली 2020-2022 के बाद जुड़े हैं। अब एक एक करके जितने भी देश हैं यहाँ पर, उस सब की राजधानी मुद्रा को याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये एशिया के देश हैं। देखिए, इजिप्ट का बात करें, मिस्र का बात करें, तो इसकी राजधानी कायरो और इसकी मुद्रा है पाउंड। इथियोपिया का बात करें, इसकी राजधानी है अदिस अबाबा, मुद्रा है इसका बिर। देखिए, ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। बिर जो अटपटा लगता है नाम सुनने में, वो एग्जाम बहुत ज्यादा पूछता है। बिर किसकी मुद्रा का नाम है? इथियोपिया की मुद्रा का नाम है। उसके बाद बात करें इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता और मुद्रा का नाम रुपिया, रुपिया, ठीक है। या हॉ भी जोड़ दीजिए लास्ट में, तो भी कोई दिक्कत नहीं, रुपिया या रुपिया। ईरान का बात करें, ईरान की मुद्रा है, राजधानी है तेहरान, मुद्रा है रियाल। सऊदी अरब का बात करें, इसकी मुद्रा है रियाद और इसकी इसकी राजधानी है रियाद और मुद्रा है रियाल। देखिए, रियाद, रियाल, द और लॉ का अंतर है बस। तो राजधानी में रियाद और मुद्रा में रियाल। यूएई का बात करें, तो इसकी राजधानी है अबू धाबी, मुद्रा है दिरहम। अब आते हैं साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की 3 राजधानी है। प्रिटोरिया इसकी प्रशासनिक राजधानी है, केप टाउन इसकी विधायी राजधानी है और ब्लोएम फोंटेन इसकी न्यायिक राजधानी है। इस तीनों को आपको याद रखना है। तो ब्रिक्स भी आपका कंप्लीट हो चुका। अब देखिए, चूंकि ब्रिक्स का सम्मेलन 2022 में कहाँ हुआ, ये सब करंट अफेयर्स का टॉपिक हो जाता है। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो स्टैटिक जीके का पोर्शन है, लेकिन ब्रिक्स सम्मेलन 2022 में कहाँ हुआ, 23 में कहाँ हुआ, 25 में कहाँ हुआ, ये करंट अफेयर्स का पोर्शन हो जाता है। तो करंट अफेयर्स का पोर्शन अभी मैं नहीं करवा रहा हूँ, ये केवल स्टैटिक जीके का पोर्शन है। बिम्स्टेक का बात करें, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म लोग भूल जाते हैं, लंबा चौड़ा है, इसलिए इसको याद रखिएगा। 20 हो गया बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। इसकी स्थापना होती है 1997 में और हेडक्वार्टर है इसका ढाका। अब देखिए, इसके सदस्य को याद रखिएगा एक एक करके सदस्य को। बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका। बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, ठीक है। उसके बाद टी से थाईलैंड, टी से यहां तक याद रखिएगा, लेकिन ई और सी से कुछ नहीं कीजिएगा, नेपाल और भूटान, बस ऐसे याद रखना है। बी BIMST 5 को आपको याद हो जाएगा। बी से बांग्लादेश, आई से भारत, इंडिया, एम से म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, वहां तक याद होगा। और ई और सी को लास्ट का 2 को छोड़ दीजिएगा, नेपाल और भूटान। ऐसे करके इसका सदस्य आपको याद हो जाएगा। स्थापना होता है 1997 में, हेडक्वार्टर है ढाका और इसमें 7 देश है, बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान। देखिए, इसकी स्थापना 97 में हुई है, म्यांमार 97 में ही ऐड हुआ, लेकिन स्थापना होने के बाद ऐड हुआ है। नेपाल और भूटान 2004 में ऐड हुआ, ये आपको याद रखना है। नेपाल और भूटान 2004 में ऐड हुआ है। हेडक्वार्टर बांग्लादेश में ही है, ढाका में। एससीओ का बात करें, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग। स्थापना होती है 2001 में और सदस्य हैं इसके, देखिए, चीन, कजाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान जो है वो 2007 में इसके पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल हुआ। यानी कि पहले नहीं था, 2007 में ऐड हुआ। स्थापना होती है 2001 में संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। और ये 2007 में भारत और पाकिस्तान इसमें ऐड हुआ और पूर्णकालिक सदस्य के रूप में ऐड हुआ है। अब आते हैं साफ्टा। साफ्टा क्या है? साउथ एशियान फ्री ट्रेड एरिया। साफ्टा का फुल फॉर्म है फ्री ट्रेड एरिया। जब भी FTA आता है, इसका मतलब फ्री ट्रेड एरिया ही होता है, याद रखिएगा। स्थापना बात कर, और ये सार्क की मुक्त व्यापार व्यवस्था है। ये साफ्टा क्या है? सार्क जो देश है इसकी मुक्त व्यापार व्यवस्था है। इसकी ये लागू होता है 2006 में और स्थापना होता है 2004 में। 4 में ही स्थापना हो जाता है, लेकिन लागू होने में से 2 वर्ष लग जाते हैं। यूरोपियन यूनियन का बात करें तो यूरोपियन यूनियन की स्थापना होती है 1993 में, हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, ठीक है। और 31 दिसंबर 2020 का डेट आपको याद रखना है, यानी कि 2020 का अंतिम दिन ब्रेग्जिट होता है। ब्रेग्जिट यानी कि BR से हो गया ब्रिटेन, एग्जिट, ब्रिटेन एग्जिट हो जाता है। BR से ब्रिटेन, एग्जिट मतलब बाहर, ब्रिटेन बाहर हो जाता है 31 दिसंबर 2020 को। यूरोपियन यूनियन में ब्रिटेन अब नहीं है। आगे बात करते हैं UNO।
यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ये देखिए ये बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध में देखिए जब हिरोशिमा और नागासाकी पे जब बम गिराया गया था, उसके बाद लगा कि मानव का त्रासदी हो रहा है, विश्व में शांति कायम करना बहुत जरूरी है। इतने विश्व युद्ध हो गए हैं कि पृथ्वी का अब लगता है कि अंत हो जाएगा। इतने ज्यादा लोग मारे गए हैं, इतनी संख्या में लोग मारे गए हैं, परमाणु बम बन गए हैं जो कि लोगों की जान की दुश्मन बनी हुई है। तो उस समय क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जो शांति कायम करे, विश्व में शांति कायम करे और लोगों के बीच में एक सामरस्य की भावना को पैदा करे। इसीलिए 24 अक्टूबर 1945 को, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यूएनओ की स्थापना होती है। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, और इसमें 193 देश है। देखिए देश की संख्या हम जब भी बोलेंगे आपको, तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा कि क्या ये सही है, नहीं है तो आप अपने नोट्स में काट के इसको सुधार लीजिएगा। अंतिम देश जो उसमें जुड़ने वाला है साउथ सूडान। साउथ सूडान, साउथ सूडान की राजधानी है जूबा। जूबा याद रखिएगा, साउथ सूडान, ठीक है, जूबा। खार्तुम, खार्तुम किसकी राजधानी है? जूबा किसकी राजधानी है और खार्तुम किसकी राजधानी है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नॉर्थ सूडान और साउथ सूडान, इसकी राजधानी खार्तुम है या जूबा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसके ध्वज पर क्या है? देखिए जैतून की शाखा है। जैतून यानी कि ऑलिव ऑयल जो होता है ना, ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल की पत्तियां है या शाखा है। और ये ऑलिव जो है, ऑलिव वो शांति का प्रतीक होता है। चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लोग शांति स्थापना करना चाहते थे, इसीलिए यूएनओ जो है उस वो जैतून की शाखा उसके ध्वज पर, झंडे पर स्थापित की गई है। इसमें परमानेंट मेंबर होते हैं, स्थायी देश होते हैं। कौन कौन है? इसका ट्रिक है, 5 मेंबर है परमानेंट। कौन कौन है? फ्रेश, इसका ट्रिक है FRACE, फ्रेश, फ्रेश, ठीक है, फ्रेश। 5 मेंबर है, याद रखिएगा। और ये पांचों मेंबर आपको कौन कौन है? फ्रांस, सॉरी, पांचों मेंबर आपके कौन कौन है? F से हो गया फ्रांस, R से हो गया रशिया, A से हो गया USA अमेरिका, A से अमेरिका, और C से हो गया चाइना, E से हो गया इंग्लैंड। ठीक है। और इसकी अगर आधिकारिक भाषा की बात करें तो फ्रेंच, फ्रांस है तो फ्रांस की भाषा फ्रेंच हो गई, फ्रेंच। और फ्रेंच दिवस भी मनाया जाता है 20 मार्च को, यूएन फ्रेंच डे, यूएन फ्रेंच डे 20 मार्च को मनाया जाता है। याद रखिएगा, जो भी भाषाएं हैं यूएन उनको आधिकारिक भाषा की मान्यता दिया है, तो वो उसके ऊपर एक डे भी मनाता है, दिवस भी मनाता है। तो फ्रेंच दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। रशियन डे, अगर रशियन डे का बात करें तो 12 जून को मनाया जाता है। चूंकि रशिया इसका मेंबर है, इसीलिए रशियन भाषा को भी ये आधिकारिक भाषा के रूप में यूएनओ मान्यता देता है। अंग्रेजी का बात करें तो चूंकि यूएसए, इंग्लैंड, इसमें अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, इसीलिए अंग्रेजी को भी दिया गया है। लेकिन अंग्रेजी के साथ आपको स्पेनिश भी याद रखना है, क्योंकि दोनों का डे सेम है, 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को अंग्रेजी दिवस भी और स्पेनिश दिवस भी मनाया जाता है। चाइनीज दिवस, क्योंकि चाइना मेंबर है, इसीलिए चाइनीज दिवस भी इसको, चाइनीज के लिए भी, चाइनीज भाषा, चाइना की भाषा है मंदारिन, मंदारिन भाषा है, तो चाइनीज भाषा भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। और 1 अक्टूबर को ये चाइनीज दिवस मनाया जाता है, यानी कि यूएन चाइनीज डे, यूएन चाइनीज भाषा दिवस। ठीक है। अब अरबी, देखिए अरबी भाषा पहले शामिल नहीं थी, लेकिन अरबी भाषा को 1973 में शामिल किया गया आधिकारिक भाषा के रूप में। इसका डेट पूछ सकता है कि यूएनओ की आधिकारिक भाषा में अरबी को कब शामिल किया गया, तो 1973 में, 18 दिसंबर 1973 को किया गया। इसलिए अरबी भाषा का जो दिवस है वो 18 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये तो था आपका इंट्रोडक्शन। अब आते हैं इसके कुछ परमानेंट मेंबर है तो कुछ अस्थायी सदस्य भी हैं। इसमें 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिनका चुनाव केवल 2 वर्ष के लिए किया जाता है। 2 वर्ष के लिए ये 10 मेंबर सेलेक्ट किए जाते हैं। इसके 6 मुख्य अंग हैं। इस 6 अंग के बारे में आपको जानना जरूरी है। कौन कौन है? देखिए, जनरल असेंबली, यूएन जनरल असेंबली महासभा, यूएन जनरल असेंबली यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा। उसके बाद है यूएनएससी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल में 10 + 5 मेंबर होते हैं। याद रखिएगा 10 और 5। आप कमेंट करके बताइएगा कि 10 और 5 है क्या, ये 10 और 5 है क्या, आप कमेंट करके बताइएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे क्लियर नहीं किया आपको कि आप लोग एक बार सर्च करें। इकोसॉक, इकोसॉक क्या है? यूएन इकोसॉक यानी कि ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आर्थिक और सामाजिक परिषद। इसमें 54 सदस्य होते हैं, 54 मेंबर होते हैं। याद रखिएगा 54 मेंबर इसमें होते हैं। अगला है ट्रस्टीशिप काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल भी इसके मुख्य अंग में आता है, प्रिंसिपल ऑर्गन है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस,
ठीक है। अ, इसका हेडक्वार्टर दहेग नीदरलैंड में है। ये बहुत ज्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? दहेग, नीदरलैंड में है। इसमें 15 जज होते हैं। ये जो इंटरनेशनल कोर्ट में 15 जज होते हैं जिनका चुनाव 9 वर्षों के लिए किया जाता है। ठीक है, चुनाव नहीं, जो जिनकी नियुक्ति 9 वर्षों के लिए की जाती है। और इसमें अंतिम अंग है यूएन सचिवालय, यूएन सेक्रेटेरिएट। तो ये यूएनओ से रिलेटेड मैक्सिमम जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट करा दिया। अब आते हैं आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में आपको कमेंट करके बताना है कि गीता गोपीनाथ क्या थी, पहले क्या थी, बाद में फिर वो आईएमएफ की कुछ बनी है। तो आपको कमेंट करके बताना है गीता गोपीनाथन कौन है जो आईएमएफ में बहुत वैल्यू रखती है। आईएमएफ की स्थापना होती है 1944 में और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, यूएसए। आईएमएफ की अपनी एक मुद्रा भी है जिसको एसडीआर बोलते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है और वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट भी जारी करता है। ये आईएमएफ जारी करता है। और राजकोषीय मॉनिटर भी इसको बोलते हैं, ये राजकोषीय मॉनिटर भी करता है। इसके साथ आईएमएफ के साथ आपको वर्ल्ड बैंक हमेशा एक साथ पढ़ना है, क्योंकि इसका स्थापना भी 1944 में होता है, जो कि आगे देखने वाले हैं। इसका स्थापना भी 1944 में होता है और इसका हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन डीसी है। क्योंकि देखिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों का स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी और इसलिए आईएमएफ और क्या बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक को ब्रेटन वुड्स जुड़वा भी कहा जाता है। वर्ल्ड बैंक जो है वो कमोडिटी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट जारी करती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जारी करती है, वैश्विक आर्थिक संभावनाएं जारी करती है और वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट भी जारी करती है। देखिए वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करती है आईएमएफ। यहाँ अगर स्थिरता लगा है तो आईएमएफ, और वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट की बात करें तो ये जारी करता है वर्ल्ड बैंक। यहाँ से अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप फंस सकते हैं, ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न बन जाता है। अब देखिए यहीं पर हम लोग आगे आते हैं, सॉरी आगे आते हैं। आईएमएफ और डब्ल्यूबी को, वर्ल्ड बैंक को ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में इसकी स्थापना की गई थी, इसलिए इसको ब्रेटन वुड्स जुड़वा भी कहा जाता है। अब देखिए कुछ वर्ल्ड बैंक ग्रुप हैं, ये 5 जो है वो वर्ल्ड बैंक के ग्रुप हैं, सभी का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है। सभी का हेडक्वार्टर क्या है? वाशिंगटन डीसी। कौन कौन है? आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी, मीगा और आईसीएसआईडी। आईबीआरडी जो है इसको बोलते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। यहां से प्रश्न पूछेगा, फंस सकते हैं। आईडीए इसका हेडक्वार्टर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। मीगा देखिए मीगा जो है रेलवे एग्जाम में पूछा, आरआरबी एनटीपीसी में हम लोग का पूछा गया प्रश्न था। एनटीपीसी के जब एग्जाम दे रहे थे वहां पर ये मीगा का फुल फॉर्म पूछा था, प्रीलिम्स का एग्जाम में पूछा था पिछले एनटीपीसी में। मीगा मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। और आईसीएसआईडी इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ये इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स को सुलझाता है। और सबका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ वो भी आपको याद रखना है, जैसे आईबीआरडी कब बना, आईडीए कब बना, आईएफसी कब बना, मीगा कब बना, आईसीएसआईडी कब बना। याद रखिएगा आईसीएसआईडी बना है 1966 में, मीगा बना है 1988 में, आईएफसी बना है 1956 में, आईडीए बना है 1960 में और आईबीआरडी बना है 1944 में। यानी कि जिस समय वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ बना था 1944 में, उसी समय आईबीआरडी भी बन गया था 1944 में। और याद रखिए सबका, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और ये जितना पांचों, सबका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है, क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक का ग्रुप ही है। तो जो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर होगा वही इसका भी हेडक्वार्टर होगा। ठीक है, तो ये आपको ईयर याद रखना है। और आईबीआरडी इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, अब मीगा सबसे महत्वपूर्ण है। G7 का बात करते हैं। G7 का हेडक्वार्टर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि क्या हेडक्वार्टर है या नहीं है, या है तो कहाँ है। G7 की स्थापना होती है 1975 में और इसका ट्रिक है, इसके जो सदस्य हैं 7 मेंबर हैं, सातों मेंबर का नाम याद रखना है। गर्लफ्रेंड को जूस पिलाओ। जी से हो गया जर्मनी, एफ से हो गया फ्रांस, जे से हो गया जापान, यू से हो गया यूएसए, आई से इटली, सी से कनाडा, ई से इंग्लैंड। ये है G7 के सदस्यों की सूची। अब आते G20। G20 की स्थापना होती है 1999 में। इसमें टोटल 20 देश हैं, ठीक है, लेकिन यूरोपियन यूनियन और 19 देश, यानी कि यूरोपियन यूनियन के साथ 19 देश हैं। और यूरोपियन यूनियन में कौन कौन देश है वो देख लीजिए। ये नहीं, ये 19 देश देख लीजिए कौन कौन है। यूरोपियन यूनियन का तो पहले पढ़े हैं। इसमें 19 देश देखिए, अर्जेंटीना,
ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूके, यूएसए। जितने भी देश है सबकी मुद्रा और राजधानी आपका होमवर्क है। मुद्रा और राजधानी आपका होमवर्क आप लोग कर लीजिएगा, जितने भी देश हैं। 2023 में अफ्रीकन यूनियन को, अफ्रीका संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया। अब अफ्रीका यूनियन है क्या वो देख लेते हैं। इसमें 55 देश हैं। कितने देश हैं अभी आप लोग का काम है नेट पे सर्च करना। स्थापना होती है 9 जुलाई 2002 को डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन जहां पर स्थापना होती है वो हेडक्वार्टर नहीं है, इसका हेडक्वार्टर है अदिस अबाबा, इथियोपिया। और इथियोपिया की करेंसी मैंने आपको बताई थी बिर, BIRR, बिर। तो आपको याद रखना, करेंसी भूलना नहीं, याद रखना आपको। आगे बात करते हैं G15। एक G15 भी देखिए, G7 पढ़ लिए, G20 पढ़ लिए, G15 उतना फेमस नहीं है लेकिन है। इसकी स्थापना होती है, इसका हेडक्वार्टर बेलग्रेड, स्थापना होती है 1989 में। अरब लीग में 22 देश है। कितने देश हैं अगर जब भी ये बात आएगा आप एक बार नेट में सर्च करके देख लीजिएगा। करंट अफेयर्स में 2-3 साल से अभी छूटा हुआ हूं, इसलिए मैं इसमें अपडेट नहीं कर पाया हूं। कितने देश है वो एक बार आपको अपडेट कर लेना है। हेडक्वार्टर इसका कायरो, इजिप्ट में है, मिस्र में है। कॉमनवेल्थ का बात करें, कॉमनवेल्थ में वही देश है जो कभी न कभी इंग्लैंड ने उसको गुलाम बनाया था। तो जब इंग्लैंड ने जिसे भी गुलाम बनाया है वो कॉमनवेल्थ देश कहलाते हैं। इसका हेडक्वार्टर है लंदन और इसमें 54 देश शामिल हैं। कितने देश हैं अभी आपको देख लेना है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 1948 आपको भूलना नहीं है कभी भी। और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। OECD फुल फॉर्म तो समझ ही गए। इसका स्थापना और हेडक्वार्टर है पेरिस और स्थापना होता है 1961 में। WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। देखिए फूड वर्ड जहां भी आ जाए आपको फटाक से मार देना रोम। हेडक्वार्टर क्या हो जाएगा, रोम। तो फूड वर्ड आ गया। जैसे FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना होती है 1945 में। हेडक्वार्टर है रोम और इसमें 195 सदस्य हैं। सदस्यों के बाद जब भी करेंगे आप एक बार नेट में सर्च कर लेंगे। WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका भी हेडक्वार्टर रोम, इटली होता है। कमेंट करके बताइएगा इसका स्थापना कब होता है। IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका स्थापना होता है 1957 में और इसका हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। हम बताए थे डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। डेन्यूब नदी के किनारे ऐसी 5 राजधानियां हैं जो स्थित हैं, ठीक है। बेलग्रेड, ब्रातिस्लावा, ये सब बताए थे ना, एक बार आप लोग जाके देख लीजिएगा। IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC, इसकी स्थापना कब होती है, हेडक्वार्टर वो देखना है। तो इसकी स्थापना होती है 1988 में। हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। CAN, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क की स्थापना होती है 1989 में माइकल ओपेनहेमर के द्वारा। और इसका हेडक्वार्टर बॉन, जर्मनी इसका हेडक्वार्टर है। AYCC, ऑस्ट्रेलिया युवा क्लाइमेट चेंज। देखिए ये ऑस्ट्रेलिया का है तो उतना इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से नहीं हो जाता है, लेकिन इसकी स्थापना कब है, इसका हेडक्वार्टर है मेलबर्न में और इसका स्थापना 2006 में होता है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, काट भी सकते हैं। WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का स्थापना होता है 1971 में क्लाउस श्वाब के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर का है दावोस, याद रखिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर का है दावोस, स्विट्जरलैंड। एक बार देख लीजिएगा क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। और ये कौन कौन सा रिपोर्ट जारी करता है वो देख लीजिए, ये बहुत पूछता है एग्जाम में। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, वैश्विक लैंगिक जेंडर गैप, लैंगिक अंतर सूचकांक, यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट, सक्षम व्यापार रिपोर्ट, वैश्विक ऊर्जा वास्तुकला प्रदर्शन रिपोर्ट, विश्व शक्ति भाषा सूचकांक, वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। देखिए ये हम लोग जानते हैं, अभी तो पढ़ रहे हैं। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, समावेशी विकास सूचकांक, मानव पूंजी सूचकांक, ये सारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। एक और पूछता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है, तो UNDP जारी करता है, UNDP। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बनाने वाले कौन थे, महबूब उल हक, ठीक है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 3 चीजों को लिया जाता है, जीवन स्तर, शिक्षा और स्वास्थ्य और जीवन स्तर, ये 3 चीजों को लिया जाता है।
इसमें आपको पॉइंट मिलता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, 0 से 1 तक उसका पॉइंट रहता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी स्थापना होती 3 नवंबर 2015 को। स्थापना करने के लिए नरेंद्र मोदी ने काफी प्रयास किया है। इन्होंने ही ये इसकी क्या बोलते पहल की शुरुआत की थी कि एक सोलर अलायंस बनाया जाए, और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। हम लोग पढ़ते थे जिस समय करंट अफेयर्स, उस समय देखते थे सोलर अलायंस में कभी 60 मेंबर हो गया, तुरंत 70 मेंबर हो गया। कभी मेंबर मत याद कीजिए, कितना मेंबर है एग्जाम से पहले बस देख लीजिए, और कुछ नहीं। ISAA, इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन, इसकी स्थापना होती है 1927 में। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, देखिए WTO का पुराना नाम था गैट, GATT गेट। इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछता है, तो WTO को देख लीजिए। स्थापना होती है 1 जनवरी 1995 में। हेडक्वार्टर है जेनेवा। पहले इसका नाम गैट था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। देखिए 1995 में गैट का नाम बदलकर WTO कर दिया गया। तो गैट बना कब था, आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा, गैट कब बना था जो उसको 1 जनवरी 1995 को WTO नाम करना पड़ा। I2U2, इंडिया इजराइल यूएसए यूएई, इंडिया इजराइल यूएसए यूएई 2021 में ये बना है। और पश्चिमी एशियाई का क्वाड भी इसको कहते हैं। और ये खाद्य सुरक्षा संकट, रक्षा सहित कई वैश्विक चुनौतियां शामिल है जो कि ये देखता है। इंडिया इजराइल यूएसए यूएई 4 देश है, 2021 में स्थापना होता है। पश्चिम एशियाई क्वाड भी इसको बोलते हैं। क्वाड क्या है, तो ये क्वाड है क्या, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। और इसमें कौन कौन मेंबर है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, चाइना। इसकी स्थापना 2007 में होती है, याद रखिएगा। I2U2 की स्थापना 2021 में होती है, क्वाड की स्थापना 2007 में होती है। I2U2 को पश्चिम एशियाई क्वाड भी बोलते हैं। आगे बात करते हैं ओपेक। ओपेक जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो भी देश पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करते हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना कब होती है, देखिए 1960 में होती है। कौन कौन, इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला, ये सारे देश इसके संस्थापक देशों में से एक है जो कि 1960 में ओपेक की स्थापना करते हैं। अभी इसके देशों की संख्या ज्यादा है, सिर्फ 5 सदस्य ने, ये केवल संस्थापक सदस्य हैं। लेकिन याद रखिएगा इसकी जो हेडक्वार्टर है वो वियना है। वियना किसकी राजधानी, ऑस्ट्रिया की राजधानी है, लेकिन ऑस्ट्रिया इसका सदस्य नहीं है। ओपेक का सदस्य नहीं ऑस्ट्रिया, लेकिन ओपेक का हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। तो इस बात को जरूर याद रखिएगा। नाफ्टा का बात करें, बताया था जब भी FTA आएगा, FTA का मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो नाफ्टा क्या हो गया, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें 3 देश, नॉर्थ अमेरिका में 3 देश है ही, कनाडा, यूएसए, मेक्सिको। तो इसकी स्थापना होती है 1992 में, लेकिन यह प्रभावी है 1994 से, 1994 से प्रभावी है। IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है लंदन, और इसकी स्थापना होती है 1958 में। WMO, वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना होती है, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा, और इसकी स्थापना कहाँ होती है, कब होती है, 1950 में होती है। WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना होती है, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा, और स्थापना होती है 1967 में। ISO, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सॉरी ISO दूसरा है ये, वो सोलर अलायंस तो ISA था, ये ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि ये मानकीकरण के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ये गैर सरकारी संगठन है। याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, और इसका स्थापना होता है 1947 में। भारत जब आजाद हुआ था उसी समय स्टैंडर्डाइजेशन, मानकीकरण का स्थापना हुआ था। NATO, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो में कितने सदस्य हैं, क्या है वो आपको कमेंट करना है। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, और इसकी स्थापना होती है 1949 में। और इसमें देखिए अभी 32 मेंबर हैं, 31वां मेंबर है फिनलैंड, और 32वां मेंबर है स्वीडन। याद रखिएगा फिनलैंड और स्वीडन जो है इसका 31वां और 32वां मेंबर है। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN जो है इसका और WWF दोनों का हेडक्वार्टर है ग्लैंड। WWF क्या है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, ये दोनों पर्यावरण को देखता है, इसलिए इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड। देखिए IUCN का स्थापना होता है 5 अक्टूबर 1948 को, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, जो कि इसकी क्या बोलते हैं हेडक्वार्टर है। ये रेड लिस्ट जारी करता है इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए, इंडेंजर्ड स्पीसीज जो लुप्त प्राय प्राणी है, प्रजाति है,
उनकी सूची जारी करता है। इसमें केवल इंडेंजर्ड ही नहीं है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड ऐसे कर करके, ठीक है, एक्सटिंक्ट ऐसे करके बहुत सारा लिस्ट है। तो आपको कमेंट करके बताइएगा रेड लिस्ट में टोटल कितने लिस्ट हैं, कितने लिस्ट हैं। आगे बात करें, WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, इसकी इसका भी हेडक्वार्टर ग्लैंड है, स्विट्जरलैंड, और इसका स्थापना 1961 में होता है, 1961 में होता है। UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये इसका स्थापना होता है 5 जून 1972 को, इसीलिए 5 जून को पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। और UNEP का हेडक्वार्टर है नैरोबी, केनिया। यूनेस्को का बात करें तो यूनेस्को का फुल फॉर्म बहुत पूछता है, यूनाइटेड नेशंस। UN तो देखिए, UN आपको याद नहीं रखना है, UN सबको पता है, यूनाइटेड नेशंस, UN का मतलब हो गया यूनाइटेड नेशंस, बाकी का याद रखना है। ई से हो गया एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, और स्थापना होता है 16 नवंबर 1945। 1945 आपको जरूर याद रखना है। UNDP का बात करें तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यही UNDP जारी करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको महबूब उल हक जो पाकिस्तान के थे उन्होंने स्थापना किया था। इसका 3 चीज था, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर। UNDP जो है इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, और इसकी स्थापना होती है 1965 में। साइट्स क्या है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, और इसकी स्थापना होती है 1 जून 1975 को, ठीक है। भारत इसमें 1976 में शामिल हुआ था। साइट्स याद रखिएगा, WCO वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना होती, इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, और इसकी स्थापना होती है 26 जनवरी 1952। पंचशील संधि, पंचशील संधि 1954 में होता है, 29 अप्रैल 1954, ठीक है। इसमें शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों पर सहमति दी गई थी, किसके बीच में, भारत और चीन के बीच में, भारत और चीन के बीच में। पूछता है आपसे क्वेश्चन कि पंचशील संधि जो हुई थी उसमें भारत की तरफ से कौन था, तो नेहरू था, भारत की तरफ से नेहरू थे, और चाइना की तरफ से चाउ एन लाई थे। ये आपसे प्रश्न पूछता है कि पंचशील संधि में भारत की तरफ से कौन थे, नेहरू थे, और चाइना की तरफ से चाउ एन लाई थे। गुट निरपेक्षता, नाम भी बोलते हैं, नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुट निरपेक्षता नाम इसी बोलते हैं ना, नॉन अलाइंड मूवमेंट। देखिए, ये आपको बेलग्रेड में आयोजित हुई थी 1961 में, 1961 में बेलग्रेड में आयोजित हुई थी। और इसमें याद रखना आपको 4 देश के लोग जो मिले थे, जिनके बीच में संधि हुई थी। यूगोस्लाविया, बहुत सारे देश आए थे, लेकिन उसमें यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टीटो आपको याद रखना है, यूगोस्लाविया के टीटो, मिस्र के कौन थे, गमाल अब्दुल नासिर, भारत के कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, और इंडोनेशिया के थे सुकर्नो, इंडोनेशिया के कौन थे, सुकर्नो। ये सारे लोग मिलकर गुट निरपेक्षता में पार्टनरशिप किए थे, या मिल के वो लोग संधि किए थे, मूवमेंट किए थे, वो उसको याद रखना है। ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल, कनाडा, और 1947 में इसका स्थापना होता है, 1947 में इसका स्थापना होता है। IFAD इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर है रोम, और इसकी स्थापना होती है 1977 में, ठीक है। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, देखिए लेबर ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होता है, सॉरी प्रथम विश्व युद्ध के बाद होता है। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था 1914 से 18 चला था, ये जब खत्म हुआ तो उसी समय तुरंत ILO का स्थापना होता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 1919 में बनता है, 18 के बाद 19 में बनता है, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा। ITU इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, इसकी स्थापना होती है 1865 में, और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। यूनिसेफ का बात करते हैं, फुल फॉर्म पूछता है बार बार। UN से तो पता ही है, यूनाइटेड नेशंस। I से हो गया इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन फंड, CEF आपको याद रखना है, चिल्ड्रन एजुकेशन फंड, बच्चा का एजुकेशन के लिए फंड जारी करना, चिल्ड्रन एजुकेशन। इसका देखिए स्थापना होता है 1946 में, और हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। UNIDO यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना होती है 1966 में, और इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसका याद रखिए, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना होता है 1975 में, और इसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड, स्पेन। UPU यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इसकी स्थापना होती है 1875 में, और हेडक्वार्टर है बर्न, स्विट्जरलैंड। एपेक, देखिए वो जो पढ़े थे हम लोग, ओपेक पढ़े थे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, लेकिन यहाँ ओपेक नहीं, एपेक है, APEC, एपेक। एपेक का फुल फॉर्म होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। और
इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर, इसमें 21 सदस्य हैं और इसकी स्थापना होती है 1989 में। अंकटाड जो है इसका हेडक्वार्टर लंदन है, शायद लंदन। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर सॉरी जेनेवा है, हेडक्वार्टर है जेनेवा और स्थापना है 1964 में इसका स्थापना होता है अंकटाड का। रेड क्रॉस का बात करें तो रेड क्रॉस की स्थापना होती है 1863 में और इसकी स्थापना करते हैं हेनरी ड्यूटांट। कौन करते हैं? हेनरी ड्यूटांट। और ये हेनरी ड्यूटांट वही व्यक्ति है जिनको पहला नोबेल का पुरस्कार मिला था। रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाते हैं, 8 मई को। और रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, हेडक्वार्टर जेनेवा। इंटरपोल का बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है, इंटर का मतलब हो गया इंटरनेशनल, पोल का मतलब पुलिस, इंटरनेशनल पुलिस इसका फुल फॉर्म हो गया। स्थापना कब होता है? 1923 में और हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस। यूएनएचसीआर, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी, ये यूएनएचसीआर का स्थापना होता है 1950 में और हेडक्वार्टर है जेनेवा, हेडक्वार्टर है जेनेवा। आईएई, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर है वियना और इसकी स्थापना होती है 1957 में। ईसीई और ईसीए दोनों को याद रखना है, इकोनॉमिक कमीशन ऑफ यूरोप, इकोनॉमिक कमीशन ऑफ अफ्रीका। अगर यूरोप का बात किया और अफ्रीका की बात किया तो देखिए यूरोप का है जेनेवा और अफ्रीका का है अदिस अबाबा। अफ्रीकन यूनियन का भी तो यही है, अदिस अबाबा, इसलिए ईसीए का भी अदिस अबाबा ही होगा। ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, इसका है 1993 में बना है और ये जेनेवा। आगे बात करते हैं। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, देखिए इस्लामिक कॉपरेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, ये बना है 1969 में, हेडक्वार्टर जिद्दा, सऊदी अरब। एक और है इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, ये बना 1975 में, इसके जस्ट 6 साल के बाद, और इसका भी हेडक्वार्टर जिद्दा ही है। यानी कि इस्लामिक कॉपरेशन वाला बात जो है या इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का बात, ये जिद्दा ही हेडक्वार्टर है। स्थापना खाली आपको याद है 1969 1975। 2021 से 30 सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान दशक, ये यूएन जारी, ये दशक इसको नाम रखा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का बात करें तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर है लंदन और स्थापना 1961 में होता है और इसकी स्थापना जो है पीटर बेंसेन और फिलिप जेम्स के द्वारा की जाती है। मानवाधिकारों पर केंद्रित एक गैर सरकारी संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय सीबेड प्राधिकरण क्या है? आईएएस, इसका हेडक्वार्टर किंगस्टन, जमैका, जमैका की राजधानी किंगस्टन में है और स्थापना होती है 1994 में। चलिए अब आते हैं भारत के प्रमुख संस्थान। अभी तक हम लोग विश्व के प्रमुख संस्थान पढ़ चुके हैं। भारत के प्रमुख संस्थान में हम लोग स्टार्ट करते हैं इसरो से। इसरो, इसरो फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 में। देखिए 1969 एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ष है। 1969 में ही नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर गए थे, ठीक है। 1969 में ही आपका 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। 1969 में ही इसरो की स्थापना भी हुई थी। 1969 बहुत महत्वपूर्ण ईयर है और इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम किसको कहा जाता है? विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई को कहा जाता है। वीएसएससी, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है आपका इसका हेडक्वार्टर है तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम में और इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। इससे ही हम लोग वीएसएससी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इसको ही बोलते हैं TERLS। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर को ही हम लोग TERLS भी बोलते हैं। यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। यह थुम्बा तिरुवनंतपुरम में स्थित है जो पृथ्वी के कहाँ पे है? पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा मैग्नेटिक इक्वेटोरियल लाइन के बहुत करीब है। याद रखिएगा मैग्नेटिक इक्वेटोरियल लाइन के अगर कोई पास है तो वहीं पर आपको रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बनाया जाता है, इसीलिए थुम्बा वहीं पर बनाया गया है। कहाँ पर? थुम्बा के पास आपको ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर बनाया गया है। और बात करें तो देखिए क्वेश्चन पूछता है कि थुम्बा को रॉकेट प्रक्षेपण के लिए आदर्श स्थल को के रूप में क्यों चुना गया है? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है भूमध्य रेखीय इलेक्ट्रोजेट की उपस्थिति के कारण, भूमध्य रेखीय इलेक्ट्रोजेट की उपस्थिति के कारण ये प्रश्न पूछता है। इसका आंसर यही है। और इसमें कुछ बात समझ लीजिए कि 8 डिग्री 32 मिनट नॉर्थ और 76 डिग्री 51 मिनट ईस्ट पर स्थित थुम्बा का स्थान क्या है? चुंबकीय भूमध्य रेखा के करीब होने के कारण निम्न ऊंचाई, ऊपरी वायुमंडल
और आयन मंडल अध्ययन के लिए आदर्श है। इसीलिए थुम्बा को रॉकेट प्रक्षेपण के लिए आदर्श स्थल के रूप में चुना गया है। देखिएगा थुम्बा जो है TERLS, इसी को विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर भी बोलते हैं। इसका स्थापना 1963 में हुआ था और हेडक्वार्टर है तिरुवनंतपुरम। अब समझिएगा इनकोस्पार। इनकोस्पार ये क्या है? इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1962 में। 1962 में, यानी कि 1962 इनकोस्पार सबसे पहले आया है। इसके बाद आया है TERLS 1963 में, यानी कि सबसे पहले यही आता है इनकोस्पार। ठीक है, इसने इसकी स्थापना ने ही भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की। तो याद रखिएगा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर नहीं है, TERLS भी नहीं है, बल्कि इनकोस्पार है जो कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत करता है। तो अब याद रखिएगा इसकी स्थापना 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। और भारत ने अपना पहला रॉकेट कब लॉन्च किया गया था? 1963 में लॉन्च किया गया था। भारत का पहला उपग्रह अगर पूछे तो ये है रूस की मदद से आर्यभट्ट 1975 में। 1975 में आर्यभट्ट नामक उपग्रह, भारत का पहला उपग्रह छोड़ा गया था रूस की मदद से। और दूसरा उपग्रह भास्कर 1979 में छोड़ा गया। तीसरा भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह, अगर भारत अपने द्वारा बनाया गया पहला स्वदेशी उपग्रह कब छोड़ा? तो रोहिणी छोड़ा 1980 में SLV-3 यान द्वारा। रोहिणी 1980 में SLV-3 यान के द्वारा छोड़ा था। एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन क्या है? तो एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन इसरो का मार्केटिंग आर्म है। तो चूंकि इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु है, तो एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु ही होगा। सतीश धवन स्पेस सेंटर का बात करें तो ये आपको श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। इसके बारे में अगर जानकारी प्राप्त करनी है तो ये पुलिकट झील के पास स्थित है, यानी कि सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है वो पुलिकट झील के पास स्थित है। और ये समझिएगा यह इक्वेटर के करीब है। पृथ्वी की रोटेशनल स्पीड इक्वेटर के पास ज्यादा होती है, जिसकी वजह से रॉकेट को अतिरिक्त गति मिल जाती है। यहां से रॉकेट को फेंका जाता है, ठीक है, रॉकेट को उड़ाया जाता है यहां से। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि पृथ्वी की रोटेशनल स्पीड यहाँ पर ज्यादा होती है, जिसके कारण अतिरिक्त गति रॉकेट को मिल जाती है। आप किसी भी जगह से रॉकेट को उड़ाइएगा तो उसमें फ्यूल लगता है, हम लोग को जो फ्यूल खर्च होती है वो फ्यूल कम खर्च होगी अगर उसे पहले ही अतिरिक्त गति मिल जाएगी। तो इसीलिए सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा के पास ही लगाया गया है, क्योंकि वो इक्वेटर के पास है। ठीक है, इक्वेटर के पास होने के कारण उसकी रोटेशनल स्पीड। अच्छा ये बताइए, इक्वेटर के पास तो भारत का केरल का ये भी कन्याकुमारी भी है, तो वहां क्यों नहीं लगाया गया? यहाँ पर तो देखिए एक चीज और है, ये पूर्वी तट पर स्थित है। पूर्वी तट पर स्थित होना भी इसकी एक महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाता है। इसीलिए जो भारत का जो रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है वो सतीश धवन स्पेस सेंटर वो श्रीहरिकोटा में ही लगाया गया है। और बात करें, इसके पास दो लॉन्च पैड है, दो प्रक्षेपण पैड है। कौन कौन? PSLV और GSLV। देखिए PSLV का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और GSLV का फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। दोनों का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। अब इंडियन स्पेस यूनिवर्सिटी का बात कर ले तो ये तिरुवनंतपुरम में है। और मंगलयान मिशन को 24 सितंबर 2011 में लॉन्च किया गया था और सक्सेसफुल रहा था। चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था, और चंद्रयान 2 आपको 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। देखिए अभी तो बहुत सारा आ रहा है, शुक्रयान, ठीक है, आदित्य L1 सूर्य के लिए आ रहा है, मंगलयान 3 भी आ रहा है, ठीक है। तो बहुत सारा चीज आ रहा है अभी, ठीक है, इसलिए आपको उतना अभी नहीं सोचना है। ठीक है, जो सक्सेसफुल रहा या जो पहले पास्ट में किया जा चुका है वो ज्यादा जरूरी है। बाकी करंट अफेयर्स आप लोग अपना पढ़ते रहिएगा। बार्क का बात करते हैं। बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, ये आपको इसका स्थापना होता है 3 जनवरी 1954 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। किसके द्वारा स्थापना होती है बार्क की? तो होमी जहांगीर भाभा। और ये होमी जहांगीर भाभा जिंदगी भर शादी नहीं करते, ये अनमैरिड रहते हैं, शादी नहीं करते जिंदगी भर। ये अपना पूरा जिंदगी जो है ये अपना अंतरिक्ष न्यूक्लियर फिजिक्स को सौंप देते हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम को सौंप देते हैं, इसलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहा जाता है, इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहा जाता है। अब देखिए पहले जो ये बार्क था इसका नाम क्या था? AEET, एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे था, इसका नाम यही था AEET, एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे। लेकिन ये जो होमी जहांगीर भाभा है, इनकी अचानक से विमान दुर्घटना हो जाती है। 1966 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनके याद में, चूंकि इन्होंने बनाया था, इनके याद में ये AEET का नाम चेंज करके बार्क कर दिया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारत एवं एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन था? तो याद रखिएगा अप्सरा था, 1956 में बनाया गया था। लेकिन इसको डिजाइन बार्क के द्वारा बनाया गया था यूके की मदद से। याद रखिएगा इसको यूके की मदद से
बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा बनाया गया था। भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर यही अप्सरा 1956। ईयर भी आपको याद रखना है। सी एच भाभा, एक आप नाम नाम सुने होंगे, सी एच भाभा। होमी जहांगीर भाभा के बाद एक और नाम सुनते हैं, सी एच भाभा। और ये सी एच भाभा कौन है? ये है आपका कुंवर जी हरमुज जी भाभा। ठीक, हरमुज जी भाभा। ये पारसी व्यवसायी हैं और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री भी हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री भी थे। तो ये इसको होमी जहांगीर भाभा से कंफ्यूज नहीं करना है। ये सी एच भाभा, कुंवर जी होमुर जी हरमुज जी भाभा है, ये अलग है। ये पारसी व्यवसायी थे जो भारत के पहले वाणिज्य मंत्री थे। वो होमी जहांगीर भाभा अलग थे। आगे बात करते हैं डीआरडीओ। अब डीआरडीओ के बारे में देखते हैं। डीआरडीओ फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। शायद इसका पहले नाम डीआरडीएल था। डीआरडीएल इसका पहले नाम था, लेकिन अब इसका नाम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो चुका है। इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1958 को। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसका मोटो क्या है? देखिए, इसका मोटो है बलश्च मूलम विज्ञानम। जो बल है उसका मूल जो है, रूट काउज है, वो स्ट्रेंथ है। यानी कि जो साइंस है, साइंस का जो ऑरिजिन है वो स्ट्रेंथ है, बल है। यानी कि विज्ञान का जो स्ट्रेंथ है वो बल है, मूल है वो स्ट्रेंथ है, बल है। रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है ये डीआरडीओ। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में विशेष रूप से सैन्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राष्ट्र को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने का दृढ़ संकल्प डीआरडीओ का है। इसका गठन जो है 3 इंस्टीट्यूशन को मिला के किया गया था, टीडीई, डीएसओ और डीटीडीपी। टीडीई यानी कि तकनीकी विकास प्रतिष्ठान, ठीक है, और डीएसओ यानी कि रक्षा विज्ञान संगठन, और डीटीडीपी यानी कि तकनीकी विकास उत्पादन निदेशालय। इस तीनों को मिलाने पर डीआरडीओ का निर्माण किया गया था। आगे बात करते हैं। इसमें देखिए, इसमें अग्नि श्रृंखला, पृथ्वी श्रृंखला जो है इसका मिसाइल का नाम है। इसमें मिसाइल जो है अग्नि श्रृंखला, पृथ्वी श्रृंखला, ये सब मिसाइल है इसका। और कुछ इसका हल्का लड़ाकू विमान भी इसने बनाया है डीआरडीओ ने, जैसे कि तेजस। इसने बहु बैरल रॉकेट लॉन्चर भी बनाया है, जैसे पिनाका। वायु रक्षा प्रणाली भी बनाई है, जैसे आकाश। और इसने रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली भी विकसित की है। अब आते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई जो है इसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे इसे हम लोग बैंकर्स बैंक भी बोलते हैं, बैंकों का बैंक भी बोलते हैं। और आरबीआई एक्ट कब आया था? 1934 में। लेकिन आरबीआई की स्थापना होती है 1935। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है, लेकिन आरबीआई एक्ट आता है 1934 में। आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई। लेकिन याद रखिएगा, मुंबई जो हेडक्वार्टर 1937 से ये बना है। इससे पहले इसका हेडक्वार्टर कोलकाता हुआ करता था। पहले इसका कोलकाता हेडक्वार्टर था, 1937 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई, यानी कि 1935 में बना है। 35 से 37 इसका 2 साल हेडक्वार्टर कोलकाता रहा। उसके बाद 1937 से इसका हेडक्वार्टर मुंबई कर दिया गया। आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ है, राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? 1949 में हुआ है। आरबीआई का गठन किसकी सिफारिश पर होती है? तो ये होती है यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर। याद रखिएगा, आरबीआई का जो गठन है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन है? इसके पहले गवर्नर है ऑसबॉर्न स्मिथ, ऑसबॉर्न स्मिथ। लेकिन अगर आपसे पूछे पहले भारतीय गवर्नर कौन है, तो सी डी देशमुख, सी डी देशमुख। आरबीआई गवर्नर जो है सभी करेंसी नोट्स को जारी कर सकता है, 10 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया, 50 रुपया, सब। 25 रुपया नहीं, सॉरी, 10, 20, 5 भी आता था पहले, वो भी 50, 100, 200, 500, 2000, ये सारे नोट्स, करेंसी नोट्स जो है वो आरबीआई गवर्नर जारी करता है, सिवाय 1 रुपए के नोट को। याद रखिएगा, 1 रुपए के नोट को वित्त सचिव जारी करता है, वित्त सचिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट छापने का 4 मील है भारत में। नोट कहाँ कहाँ छपता है? नासिक महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में, देवास एमपी में, मैसूर कर्नाटक में, साल्बोनी कोलकाता में। ये 4 जगह है जहां पर नोट छापने की मशीन लगी हुई है। सिक्के बनाने के 4 टकसाल है। देखिए, सिक्का जो बनता है वो भारत में 4 जगह बनता है। कहाँ कहाँ? मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता, नोएडा। मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता, नोएडा। ये प्रश्न पूछ सकते हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने लिख दिया। नोट पर महात्मा गांधी कब बैठे? यानी कि नोट पर महात्मा गांधी की फोटो कब से आने लगी? 1996 से आने लगी। वर्तमान नोट के पैनल पर कितनी भाषा है? नोट में आप देखिएगा तो टोटल कितनी भाषा होगी? 17 भाषा होगी, 17 भाषा। लेकिन एक एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछ दिया था, हिंदी और अंग्रेजी के अलावा कितनी भाषा? तो देखिए, हिंदी और अंग्रेजी को हटा दीजिएगा तो 17 में से 2 गया, 15 भाषा। तो ये बहुत लोगों ने यहाँ पर 17 भाषा आंसर मारा था, तो ये वो उनका गलत हो गया था। याद रखना है, अगर हिंदी और अंग्रेजी को हटा दिया जाए तो हिंदी और अंग्रेजी के अलावा नोट पर 15 भाषा, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रश्न है।
ओरिजिनल नोट पहचानने के 16 तरीके, याद रखिएगा 16 तरीका है नोट को पहचानने का, किस कोई नोट नकली है कि असली है, ठीक है। और ये 16 तरीका में से 11 तरीका जो है वो इसके नोट के आगे वाले फ्रंट पार्ट पर है और 5 उसके बैक पार्ट पर है पहचानने का तरीका। तो आप लोग देख लीजिएगा, वो उतना जरूरी नहीं है। आगे बात करते हैं, ट्रिक, किस नोट पर किस चीज का चित्र होता है। महात्मा गांधी का चित्र तो पढ़ ही लिया 1996 में, और कौन सा कोई धरोहर, सांस्कृतिक स्थल, विरासत, उसका चित्र होता है नोट पर, वो कैसे याद रखेंगे। तो उसका ट्रिक है सूरज का एलोरा, हम्पी की रानी, सांची का लाल, मंगलयान। ये ट्रिक है, ये ट्रिक आपको याद रखना है और इससे आप लोग याद रख लीजिए। जैसे देखिए सूरज, सूरज का मतलब हो गया सूर्य मंदिर कोणार्क, और ये 10 रुपए के नोट पर इसका चयन रहता है, यानी कि 10 रुपए के नोट पर सूर्य मंदिर कोणार्क। 10 के बाद क्या आएगा बताइए, 20, 20 रुपए के नोट पर एलोरा यानी कि एलोरा की गुफा। उसके बाद हम्पी यानी कि हम्पी का रथ मंदिर 50 रुपए के नोट पर। उसका रानी, रानी यानी कि रानी की वाव, ये 100 रुपए के नोट पर। फिर सांची यानी कि सांची स्तूप मध्य प्रदेश, ये 200 रुपए के नोट पर। लाल किला आपको 500 रुपए के नोट पर, और मंगलयान आपको 2000 के नोट पर। यानी कि सूरज का एलोरा, हम्पी की रानी, सांची का लाल, मंगलयान। सांची का लाल कौन है, मंगलयान है, ऐसे करके याद रखना। ये ट्रिक है, इस ट्रिक से आपको याद हो जाएगा। आगे आते हैं, सेबी, सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का स्थापना होता है 1988 में और एक्ट आता है 1992 में। ट्राई, TRAI, ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ट्राई की स्थापना होती है 1997 में, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। UIDAI यानी कि जिसमें जो आधार बनाता है, हम लोग UIDAI के अंतर्गत ही आता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। 12 जुलाई 2016 में इसकी स्थापना होती है और आधार एक्ट के तहत इसको बनाया गया था। और आधार एक्ट जो है वो, सॉरी, आधार एक्ट इसमें शामिल किया गया था। और ये मेटी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये मंत्रालय के अंतर्गत UIDAI आता है। BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसकी स्थापना होती है 1986 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। अब आते हैं नाबार्ड। नाबार्ड जो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 को। किस कमेटी की सिफारिश पर, शिवरमन समिति की सिफारिश पर। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। अब देखिए 3 बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, BBM, BBM, बॉम्बई बंगाल मद्रास, BBM याद रखिएगा, बॉम्बई बंगाल मद्रास, ठीक है। और बंगाल का स्थापना होता है 1806 में, बॉम्बई का 1840 में, मद्रास का 1843 में। इस तीनों बैंक को एक कर दिया गया, इस तीनों बैंक को एक कर दिया गया कब, देखिए 1921 में, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में, इस तीनों बैंक को मर्ज करके एक नया बैंक बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में। फिर ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन होता है कब, 1955 में। 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण होता है 1 जुलाई 1955 को, और उसी समय इसका नाम भी चेंज करके SBI बना दिया जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आगे बात करते हैं 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 19 जुलाई 1969, ठीक है। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1980, 1980। ये डेट आपको याद रखना है, क्या पता कभी एग्जाम में पूछ दे। LIC कब बना, LIC बना है 1 सितंबर 1956 को, और LIC का एक्ट आता है 19 जून 1956, यानी कि एक्ट पहले आया है, बना है बाद में। LIC क्या करता है, ये लाइफ, इसका फुल फॉर्म क्या है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। बीमा देता है मरने के बाद, मरने के साथ भी, मरने के बाद भी, ये जनरली ये मरने के बाद ही देता है आपको। सिडबी का बात करें तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसकी स्थापना होती है 2 अप्रैल 1990 को, इसका एक्ट 1989 में आता है, 1 साल पहले। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में। अब देखिए ये MSME के अंतर्गत आता है, यानी कि सिडबी जो है वो MSME मंत्रालय के अंतर्गत आता है। MSME, MSME का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, 2006 में इसका गठन होता है, 2006 में इसका गठन होता है। देखिए MSME, माइक्रो यानी कि सूक्ष्म, स्मॉल यानी कि लघु, और मीडियम यानी कि मध्यम। ये हम एक एग्जाम में गलती कर दिए थे, यहाँ मीडियम पहले लिख दिए थे, माइक्रो बाद में लिख दिए थे, बड़ा आपको अफसोस हुआ। माइक्रो पहले होगा, फिर स्मॉल होगा, फिर मीडियम होगा, ये आपको समझना पड़ेगा। अब आते हैं, देखिए माइक्रो किसको बोलेंगे, स्मॉल किसको बोलेंगे, मीडियम किसको बोलेंगे। देखिए अगर कोई निवेश करता है 1 करोड़ रुपया निवेश करता है और 5 करोड़ तक का कारोबार करता है, तो उसको माइक्रो बोलेंगे, माइक्रो कंपनी बोलेंगे या माइक्रो इंस्टीट्यूशन बोलेंगे। जो भी उसका कारोबार है
वो माइक्रो के अंतर्गत आएगा। स्मॉल किसको बोलेंगे? लघु उद्योग, स्मॉल इंडस्ट्री, जो निवेश करता है 10 करोड़ का और कारोबार 50 करोड़ तक का करता है, उसको स्मॉल बोलेंगे। यानी कि समझिएगा, इससे जस्ट 5 गुना, 1 का 5 गुना 5, 10 का 5 गुना 50, 50 का 5 गुना 250, यानी कि पहला वाला का 5 गुना। यानी कि अगर आप पहला वाला खाली याद रखिएगा, निवेश माइक्रो के लिए 1 करोड़, स्मॉल के लिए 10 करोड़ और मीडियम के लिए 50 करोड़, मीडियम के लिए 50 करोड़। फिर क्या करना है? कारोबार इसका 5 गुना कर देना है, यानी कि 1 का 5 गुना 5, 10 का 5 गुना 50, 50 करोड़। यानी कि सिर्फ आपको निवेश याद करना है, कारोबार उसका 5 गुना ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये था माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस का। आगे बात करते हैं IWAI, इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना होती है 1986 में और इसका हेडक्वार्टर है नोएडा। ठीक है। FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना होती है 2011 में और इसका एक्ट है 2006 में, एक्ट आया है 2006 में। इसका हेडक्वार्टर बात करें, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली है। FSSAI ये करता क्या है? ये स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आती है और इसे पूर्व मंत्री डॉक्टर अंबुमणि रामदास द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2007 के तहत गठन किया गया था। अब देखिए, एक प्रश्न काफी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि कुछ कुछ अधिनियम है जो एग्जाम में पूछता है ईयर, जैसे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2007, ये 2007 में आया था। तो आपको ईयर पूछ देगा कब आया था, 2007 में आया था। तो यही से क्वेश्चन उठाएगा आपको और पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन पूछा कहां से। अब किसने किया था? FSSAI बनाया किसने था? तो ये डॉक्टर अंबुमणि रामदास। कब स्थापना होता है? 2011 में, एक्ट है 2006 में, एक्ट है 2006 का, स्थापना होती है 2011 में। CBFC, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, इसकी स्थापना होती है 1951 में, हेडक्वार्टर है मुंबई। अब देखिए ये क्या है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत। अब है CERC, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। इसकी स्थापना होती है 1998 में, इसका एक्ट है 2003 ये इसका एक्ट है और इसे क्वासी जुडिशियल स्टेटस दिया गया है। यानी कि ये पूरा तरह से जुडिशियल तो नहीं है लेकिन अर्ध न्यायिक है, क्वासी जुडिशियल स्टेटस को दिया गया है। और CERC जो है ये की रेगुलेटर ऑफ पावर सेक्टर इन इंडिया, ये पावर सेक्टर के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, ये जो है शक्ति के क्षेत्र में एक रेगुलेटर है, नियामक संस्था है। NHAI का बात करें तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 1988 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। NCERT, देखिए ये NCERT के बारे में पूछता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। याद रखिए इसका फुल फॉर्म बहुत पूछता है, फुल फॉर्म बहुत पूछेगा। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एजुकेशनल रिसर्च और ट्रेनिंग, एजुकेशन भी कराएगा, रिसर्च भी कराएगा और ट्रेनिंग भी देगा। इसकी स्थापना होती है, ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना 1961 में होती है। क्यों NCERT बनाया गया था? टू असिस्ट द क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट इन स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। यानी कि जो हमारा स्कूल एजुकेशन है, स्कूल स्तर पर जो शिक्षा है, उसकी क्वांटिटी को इंप्रूव करना, क्वालिटी को इंप्रूव करना। एक बार देख लीजिएगा, क्वांटिटेटिव है कि क्वालिटेटिव है, एक बार देख लीजिएगा, यहाँ तो हमको डाउट लग रहा है, क्वालिटी होना चाहिए ना। आगे बात करते हैं ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसका हेडक्वार्टर, इसकी स्थापना होती है 1929 में और हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली। IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये पूसा संस्थान भी बोलते हैं इसको, इसकी स्थापना होती है 1905 में, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली। देखिए दोनों एग्रीकल्चर से संबंधित है, ICAR और IARI, दोनों का हेडक्वार्टर नई दिल्ली है लेकिन इसका स्थापना में अंतर है। इंडियन काउंसिल है, ये काउंसिल है, काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, लेकिन इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इंस्टीट्यूट है, ये काउंसिल है, ये इंस्टीट्यूट है। दोनों में ये पहले कौन आया है? पहले इंस्टीट्यूट वाला आया है 1905 में IARI, बाद में 1929 में ICAR आया है। CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो, इसको देखिए, इसकी स्थापना याद करने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि वाटर एक्ट 1974 में आया था, जल प्रदूषण एक्ट जो है 1974 में आया था, तो उसी प्रदूषण को रोकने के लिए सेंट्रल पॉल्यूशन एक्ट ये भी 1974 में आया। याद रखिएगा, ऐसे याद रख सकते हैं। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली है, हेडक्वार्टर क्या है? नई दिल्ली है। OFC यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, इसकी स्थापना होती है, ये इसे इसे हम लोग फोर्थ आर्म ऑफ डिफेंस भी बोलते हैं, फोर्स बिहाइंड आर्म्ड फोर्सेस। यानी कि देखिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है, ये बंदूकें वगैरह जो है, तोप वगैरह, ये बारूद वगैरह, ये सब चीज हमारे डिफेंस के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए हम लोग को डिफेंस का चौथा आर्म इसको बोल देते हैं, फोर्स बिहाइंड डिफेंस आर्म फोर्सेज। जो हमारा सशस्त्र बल है उसमें जो शक्ति है वो इसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के कारण है। इसकी स्थापना कब होती है? देखिए इसकी स्थापना 1975 में होती है और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता।
इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता। एफएसआई, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये बाय एनुअल रिपोर्ट जारी करता है, प्रत्येक 2 साल पर रिपोर्ट जारी करता है। देखिएगा, भारत का रिपोर्ट और बिहार का रिपोर्ट आपको पढ़ना जरूरी है। भारत का जो वन रिपोर्ट है उसमें क्या स्टेटस है और बिहार का वन रिपोर्ट में क्या स्टेटस है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। एफएसआई की स्थापना कब होती है? 1981 में होती है और इसका हेडक्वार्टर आईएफएसआई, इंडियन फॉरेस्ट, आईएफएसआर, आईएफएसआर इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, हाँ, ये देहरादून से प्रकाशित होता है। ठीक है। एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना होती है 1861 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, लेकिन जीएसआई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये और पुराना है, ये 1851 का, इससे भी 10 साल पुराना है। एएसआई से 10 साल पुराना जीएसआई है। तो याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है लेकिन इसका हेडक्वार्टर कोलकाता है, याद रखिएगा। और ये जीएसआई जो है ये खनन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एम्प्री, एएमपीआरआई, एम्प्री, एडवांस्ड मटेरियल एंड प्रोसेसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका हेडक्वार्टर भोपाल में है, इसकी स्थापना याद करने की जरूरत नहीं है। सीएसआईआर, देखिए सीएसआईआर, हाँ एक श्योर, ये सीएसआईआर के अधीन आता है। एम्प्री, एम्प्री किसके अधीन आता है? सीएसआईआर के अधीन आता है। सीएसआईआर के बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो आपको याद करने जरूरी हैं। ठीक है, बहुत इंस्टीट्यूट एग्जाम में पूछ दिया जाता है। जैसे आपसे पूछेगा कि भवन निर्माण का इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो रुड़की में है। सेलुलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहाँ पर है? हैदराबाद में है। ड्रग, ड्रग का इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? लखनऊ में है। मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स का इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? लखनऊ में है। इलेक्ट्रोकेमिकल का इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? कराईकुडी में है। ग्लास सेरामिक का इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? कोलकाता में है। सीडी, सीडी का मतलब है CEERI, ये इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से संबंधित है, इसका इंस्टीट्यूट है पिलानी में। CFTRI यानी कि फूड टेक्नोलॉजी, CFTRI यानी कि FT का मतलब फूड टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ये है मैसूर में। माइनिंग और फ्यूल का इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? माइनिंग और फ्यूल का धनबाद में है। ठीक है। लेदर, लेदर का इंस्टीट्यूट दिल्ली, चेन्नई में है, चेन्नई में लेदर का चेन्नई में है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का दुर्गापुर में है। रोड रिसर्च का नई दिल्ली में है। साइंटिफिक इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ में है। सॉल्ट मैरीन केमिकल्स का इंस्टीट्यूट भावनगर में है। जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी का इंस्टीट्यूट दिल्ली में है। हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी पालमपुर हिमाचल प्रदेश में है। केमिकल बायोलॉजी का इंस्टीट्यूट कोलकाता में है। केमिकल टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट हैदराबाद में है। इंटीग्रेटिव मेडिसिन का इंस्टीट्यूट जम्मू में है। पेट्रोलियम वन का इंस्टीट्यूट देहरादून में है। पेट्रोलियम का इंस्टीट्यूट भी देहरादून में है, वन का भी देहरादून में है। याद रखिएगा, दाल चीनी, दाल का इंस्टीट्यूट और चीनी का इंस्टीट्यूट, दोनों, दाल का भी इंस्टीट्यूट है आपका कानपुर में, चीनी का भी कानपुर में, दाल चीनी कानपुर, ऐसे याद रखिए। टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी का इंस्टीट्यूट है लखनऊ में। बोटेनिकल रिसर्च का भी लखनऊ में। मिनरल्स एंड मटेरियल्स का इंस्टीट्यूट कहां पर है? भुवनेश्वर में है। टेरी, आप टेरी कमेंट करके, टेरी का इंस्टीट्यूट कहां पर है? द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये कहां पर, इसका हेडक्वार्टर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर भी बताइएगा। टेरी बहुत जरूरी है। टेरी के बाद आता है नीरी, नीरी नागपुर में, नीरी का इंस्टीट्यूट कहां पर? नागपुर में। नीरी का हम लोग को इंस्टीट्यूट भी बताइएगा, फुल फॉर्म बताइएगा, नीरी का फुल फॉर्म भी आप लोगों को कमेंट करके बताना है। माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट है चंडीगढ़ में। केमिकल लैब पुणे में है। एरोस्पेस लैब बेंगलुरु में है। नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये है जोरहाट असम में। जियोफिजिकल इंस्टीट्यूट है हैदराबाद में। ओशियोनोग्राफी इंस्टीट्यूट है गोवा में। मेटलर्जिकल लैब है जमशेदपुर में और फिजिकल लैब है नई दिल्ली में। साइंस और इंफॉर्मेशन वाला इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में है। इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट तिरुवनंतपुरम में है। और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो आपसे, जैसे आपसे पूछ सकता है कि इसका इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तंबाकू का तो गुंटूर में है। आपसे पूछ सकता है कि आलू का इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो आलू का शिमला है ना, शिमला, हाँ, कुफड़ी, कुफड़ी शिमला में। चावल का कटक में है। गन्ना का इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। गन्ना ब्रीडिंग, गन्ना ब्रीडिंग का ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है वो बताइएगा। दूध, दुग्ध का रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में है। वेटनरी वाला कहाँ पर है? वेटनरी का इंस्टीट्यूट है इज्जत नगर, बरेली, इज्जत नगर में है। तो इस टाइप से बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो आपको मैंने बताया है एक वीडियो में। तो ये सब आप लोग लिख लीजिएगा, जो मैंने बोला है उसको लिख लीजिएगा, या फिर आप लोग इसको कहीं पे देख लीजिएगा। सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि CSIR के अंतर्गत ही आते हैं। तो CSIR जो है ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट ये इसी के अंतर्गत आता है। लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, CSIR जो है ये भारत का सबसे बड़ा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है।
इसकी स्थापना कब होती है? 1942 में होती है। स्थापना 1942 में होती है। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष कौन होते हैं? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मंत्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के मंत्री। संस्थापक कौन है इसके? याद रखिएगा, इसके संस्थापक जो है वो है शांति स्वरूप भटनागर और आर्कोट रामास्वामी मुदलियार, आर्कोट रामास्वामी मुदलियार। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक पुरस्कार दिया जाता है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, इन्हीं के सम्मान में। ये शांति स्वरूप भटनागर जो है यही आपको CSIR के प्रमुख संस्थापक हैं। और रामास्वामी मुदलियार, ये मुदलियार भी आपको याद रखना है कि ये CSIR से संबंधित है। याद रखिएगा, इसमें एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष तो होते ही है, इसमें डायरेक्टर जनरल का भी एक पोस्ट होता है। और पूछा था क्वेश्चन, CSIR की पहली महिला निदेशक कौन थी? तो नल्ला थम्बी कलई सेल्वी, कलई सेल्वी। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिख दिया। देखिए, जो भी मैं बताता हूं उसका करंट अफेयर्स वाला टॉपिक आप लोग करंट अफेयर्स में पढ़िएगा। यहां पर जो मैं वीडियो बता रहा हूं वो स्टैटिक जीके का पोर्शन है। IFCSA, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, इसकी स्थापना होती है 2020 में। इसका एक्ट आता है 2019 में और इसका हेडक्वार्टर है गिफ्ट सिटी गुजरात। तो यहां से एक प्रश्न और बन जाता है, गिफ्ट सिटी कहां पर है? गुजरात में है। अगला क्वेश्चन, नास्कॉम। देखिए, नास्कॉम का फुल फॉर्म तो बहुत पूछता है। नास्कॉम का फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। भारतीय प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए सर्वोच्च निकाय है ये, और इसकी स्थापना होती है 1988 में। इसका हेडक्वार्टर है नोएडा, यूपी। MPEDA यानी कि मैरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, मैरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वैधानिक निकाय है। इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया है। इसकी स्थापना होती है 1972 में और इसका हेडक्वार्टर है कोच्चि, केरल में। इंटेक, इंटेक यानी कि इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, ये सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत है। यानी कि आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम कब आया था? 1860 में आया था। इसके तहत पंजीकृत कौन है? इंटेक। इंटेक की स्थापना होती है इंटेक की स्थापना होती है 1984 में और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। ये एक गैर लाभकारी धर्मार्थ संगठन है। धर्मार्थ में यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा ऐसा, हाँ, धर्मार्थ संगठन है। आगे बात करते हैं FSDC, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। ये जो है आपका 2008 में रघुराम राजन समिति की सिफारिश में इसका निर्माण का प्रस्ताव रखा गया था और इसका निर्माण 2018 में इसका गठन होता है। यानी कि प्रस्ताव रघुराम राजन समिति के आधार पर 2008 में गया और इसका निर्माण 2010 में हुआ। ये वित्त मंत्रालय के अधीन ये आता है FSDC, और इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री करते हैं। और इसकी जो उप समिति होती है FSDC की उप समिति, उसकी अध्यक्षता करते हैं हमारे RBI गवर्नर, RBI गवर्नर करते हैं। आगे बात करते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2007 में इनसीड और वर्ल्ड बिजनेस के द्वारा मिलकर स्थापित किया गया था। बैंक ऑफ भूटान का बात करें तो ये 1968 में स्थापित किया गया था। भूटान का सबसे पुराना बैंक यही है। देखिए, ये पूछ तो नहीं सकता लेकिन है इंपॉर्टेंट तो बता दिए। NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना होती है और ये भी एक वैधानिक निकाय है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि MPEDA भी एक वैधानिक निकाय है। मद्रास श्रमिक संघ, ये बहुत फेमस है क्योंकि ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। हिस्ट्री में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। भारत का पहला संगठित ट्रेड यूनियन है, बहुत पहले इसकी स्थापना होती है, 1918 में इसकी स्थापना होती है, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के पश्चात। और यह बताए थे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर 1919 में इसका स्थापना होता है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। और याद रखिएगा, मद्रास श्रमिक संघ की स्थापना करते कौन है वो भी याद रखिएगा, BP वाडिया और VK मुदलियार, BP वाडिया और VK मुदलियार। NCF, नेशनल कल्चरल फंड, इसकी स्थापना होती है 28 नवंबर 1996 को, 28 नवंबर 1996 को स्थापना होती है। और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1890 के तहत एक ट्रस्ट के रूप में इसकी स्थापना होती है। तो पूछतेगा, धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1890 में आया था। IGIDR, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, इसकी स्थापना 1987 में होती है। NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये राष्ट्रीय विकास परिषद इसको हिंदी में बोलते हैं, इसकी स्थापना होती है 6 अगस्त 1952 को। और ये देखिए 5 ईयर प्लान पर निर्णय लेना इसका काम था। याद रखिएगा, टोटल कितने 5 ईयर प्लान आए थे? याद रखिएगा, टोटल 5 ईयर प्लान आए थे 12, जिसमें से पहला 1951 से 56। जितने भी 5 ईयर प्लान है उसके आपको किस
मॉडल पर बना है वो याद रख लीजिएगा। जैसे पहला 5 ईयर प्लान हेराल्ड डोवर मॉडल पे बना था, दूसरा पीसी महालनोबिस मॉडल। इस टाइप से आपको मॉडल उसका याद रख लेना है। अगर आप मॉडल याद रखते हैं तो आपको 5 ईयर प्लान में ज्यादातर क्वेश्चन मॉडल से ही पूछता है। और हाँ, उसका उद्देश्य क्या था और वो क्या बोलते हैं, उसका ईयर भी पूछ सकता है, किस ईयर में उस समय कौन प्रधानमंत्री था ये भी पूछ सकता है। और पूछ सकता है उसका लक्ष्य कितना, टारगेट कितना था, परसेंटेज आपसे पूछ सकता है, कितना परसेंट टारगेट रखा गया था। और उससे ये भी पूछ सकता है कि किस पर ज्यादा बल दिया गया था। जैसे पहला वाला जो पंचवर्षीय योजना है इसमें कृषि पर बल दिया गया था, दूसरा वाला में उद्योग पर बल दिया गया था, और तीसरा वाला पे कृषि और उद्योग दोनों पर बल दिया गया था। तो ये भी आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। एनडीसी जो है, ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और बात करें योजना आयोग के सचिव जो होते हैं, योजना आयोग के सचिव वो एनडीसी के सचिव भी होते हैं। यानी कि योजना आयोग का जो सचिव है वो एनडीसी यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का भी सचिव होता है। तो याद रखिए, एनडीसी पढ़ने के लिए योजना आयोग को भी पढ़ना पड़ेगा। तो योजना आयोग क्या है, इसका स्थापना कब होता है? 15 मार्च 1950 को इसका स्थापना होता है। और इसका अध्यक्ष भी हमारा पीएम ही होता है, पीएम ही होता है। यानी कि योजना आयोग का अध्यक्ष है पीएम, और इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को होती है। इसमें जो सचिव है वो एनडीसी का भी सचिव है, और एनडीसी का अध्यक्ष भी पीएम है। यानी कि दोनों का, एनडीसी रहे चाहे योजना आयोग रहे, दोनों का अध्यक्ष होगा पीएम और सचिव होगा हमारा, जो इसमें रहेगा वही इसमें भी रहेगा। याद रखना है, योजना आयोग 50 में बना है, 1950 में, और एनडीसी 1952 में बना है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में बना है। डेट याद है, 2 अक्टूबर 1935। 35 गलती, 52 52, 35 कहाँ से ले दिया हम? यहाँ पे 1952 कर लीजिए, ठीक है, इसको 1952 कर लीजिए, ठीक है, इसको इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 1952, ठीक है, 1952 कर लीजिएगा। अगला है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का गठन होता है 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष है पीएम। और याद रखिए, इसमें एक उपाध्यक्ष भी होता है, सीईओ भी होता है। उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति पीएम द्वारा नामित की जाती है। पीएम जो है उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है, नामित करता है। और नीति आयोग जो है वो एक थिंक टैंक है और बॉटम टू टॉप योजना है। जैसे योजना आयोग जो था वो टॉप टू बॉटम था, लेकिन नीति आयोग जो है वो बॉटम टू टॉप है। आगे बात करते हैं ईपीएफओ, इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी स्थापना होती है 4 मार्च 1952। ये क्या है? अनिवार्य भविष्य निधि, एक मूल पेंशन योजना, एक विकलांगता या मृत्यु बीमा योजना का प्रबंध करना, यही ईपीएफओ का काम है। सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, सीएसओ एक राष्ट्रीय आय की गणना करना इसका लक्ष्य है, यही काम करता है। सीएसओ आपसे पूछता है कि कौन सा इंस्टीट्यूट जो है वो राष्ट्रीय आय की गणना करता है, तो राष्ट्रीय आय की गणना करता है सीएसओ। इसकी स्थापना होती है 2 मई 1951। 1951 आप याद रखिएगा, 2 मई भूल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, 1951 आपको याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली है, और ये MOPSPI, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम ऑफ इंडिया, ये इस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एनएसएसओ, यह नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ये भी आपको मॉस्पी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना 1950 में होती है। इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली है। यानी कि सीएसओ और एनएसएसओ दोनों का हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। ये एनएसएसओ क्या करता है? बेरोजगारी का डाटा एकत्र करता है। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो सीएसओ। और बेरोजगारी का डाटा कौन एकत्र करता है, तो एनएसएसओ, ठीक है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय आय सबसे पहले गणना की थी दादा भाई नौरोजी ने, और उस समय हमारे देश की राष्ट्रीय आय 20 रुपए बताई थी। ड्रेन वेल्थ थ्योरी, ड्रेन वेल्थ थ्योरी ये दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था। अगला है वर्ष 2019 में सीएसओ और एनएसएसओ को, यानी कि ये सीएसओ है 1951 में बना था, और एनएसएसओ जो 1950 में बना था, ये दोनों को मर्ज कर दिया। सीएसओ और एनएसएसओ को मर्ज करके एनएसओ बना दिया, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। और ये भी आपको मॉस्पी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये देखिए, सीएसओ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली था, एनएसएसओ का भी नई दिल्ली था, तो इसका हेडक्वार्टर जो एनएसओ उसका भी नई दिल्ली ही होगा, इसलिए ये याद रखिएगा। आगे बात करते हैं एफसीआई। एफसीआई यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना होती है 14 जनवरी 1965 को। 1965 आपको याद रखना है। और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। और ये खाद्य अधिनियम 1964 के तहत एक वैधानिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी का इसको दिया गया है स्टेटस। एनएससी, नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, और स्थापना होता है 2005 में, और ये रंगराजन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। सीसीआई यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना होती है 14 अक्टूबर 2003 को, और ये इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। सीसीआई एक और है, देखिए सीसीआई दो गो है,
एक तो सीसीआई हो गया आपको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, एक सीसीआई है कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो देखिए कॉटन वाला जो है उसका स्थापना 1970 में होता है, और ये कंपनीज एक्ट 1956 के तहत इसका, आपसे पूछ कंपनीज एक्ट कब आया था 1956, याद रखिएगा BSPHCL जो एग्जाम हुआ था उसमें जूनियर अकाउंट क्लर्क का एग्जाम में कंपनीज एक्ट भी पढ़ना था, याद रखिएगा कंपनीज एक्ट भी पढ़ना था। तो कंपनीज एक्ट कब आता है 1956 में आता है, तो ये कंपनीज एक्ट 1956 के तहत सीसीआई का गठन 1970 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो ये हेडक्वार्टर इसका मुंबई है। आगे बात करते हैं IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना होती है 1948 में, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है और ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना होती है 1964 में और इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। NCEPC, नेशनल कमिटी ऑन इन्वायरमेंट प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, इसकी स्थापना होती है 1972 में, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। याद रखिएगा 1985 में पूर्ण रूप से विकसित होकर इसे पर्यावरण और वन मंत्रालय इसी से बनाया गया। यानी कि आपसे पूछेगा कि पर्यावरण और वन मंत्रालय कब बना, 1985 में बना, किससे अलग होकर बना, NCEPC से अलग होकर बना। NCEPC क्या है, नेशनल कमिटी ऑन इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, इसकी स्थापना 1972 में होती है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। यही NCEPC 1985 में पर्यावरण और वन मंत्रालय बनता है। आगे बात करते हैं NBA, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, ठीक है, इसका नाम चेंज होकर NBDA, यानी कि NB के बाद एक डी वर्ड जुड़ गया है, डी का मतलब होता है डिजिटल, यानी कि न्यूज ब्रॉडकास्टर्स बीच में बस एक डिजिटल वर्ड आ गया, तो इसका नाम NBA का नाम चेंज करके NBDA कर दिया गया था। और इसकी स्थापना कब होती है, 3 जुलाई 2007 को इसकी स्थापना होती है। अगला है हमारा CCRT, यानी कि सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग, इसकी स्थापना 1979 में होती है और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, BRO, बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 7 मई 1960 को होती है और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, ठीक है। BIFR, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, इसकी स्थापना होती है, ये 2016 में भंग कर दिया गया था, इसकी स्थापना 1987 में होती है। और याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। IBEF, इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, इसकी स्थापना 1996 में होती है और इसको बाद में रीनेम किया गया था 2003 में, ठीक है, यानी कि पहले इसका नाम कुछ और था, ये इसका रीनेम्ड नाम है, नया नाम है IBEF, यानी कि इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, ठीक है। और ये याद रखिएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा स्थापित एक ट्रस्ट है। एसोचेम का फुल फॉर्म बहुत पूछता है एग्जाम में, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना होती है 1920 में, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है और ये 100 वर्ष का पुराना व्यापार महासंघ है। ICAS, इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्चरल एंड कल्टीवेशन एंड साइंस, इसकी स्थापना 1876 में होती है और ये महेंद्र लाल सरकार द्वारा कोलकाता में इसकी स्थापना की जाती है। फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की की स्थापना 1927 में होती है और फिक्की का हेडक्वार्टर नई दिल्ली है और इसकी स्थापना महात्मा गांधी की सलाह पर कौन करता है, 2 आदमी करता है, कौन कौन, GD बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास के द्वारा की गई थी। यानी कि फिक्की आपसे बहुत पहले पूछता है, 1927 में बनाई गई थी, फिक्की का गठन किया गया था और फिक्की का जो गठन करने का प्रस्ताव दिया गया था, जो सिफारिश सलाह दिया गया था, वो महात्मा गांधी ने दिया था, लेकिन गठनकर्ता कौन है, GD बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास के द्वारा किया गया। PCI, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, संसद के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, 1966 में स्थापना किया गया है और ये एक नियामक संस्था है, रेगुलेटरी बॉडी है और भारतीय प्रेस अधिनियम 1978 के तहत इसका गठन किया गया। PCI, क्राइसिल जो है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना होती है 1987 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, इसका हेडक्वार्टर क्या है, मुंबई। केयर क्या है, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, ये केयर का स्थापना होता है 1993 में और केयर का हेडक्वार्टर कहां पर है, केयर का हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत इसको बनाया गया था और आपदा प्रबंधन में ये एक शीर्ष निकाय है, टॉप का इंस्टीट्यूट है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और इसकी स्थापना होती है 23 दिसंबर 2005 को। पदेन अध्यक्ष कौन है इसके, प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। हेल्प एज इंडिया बुजुर्गों की चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है, और ये आपको 1978 में इसकी स्थापना होती है और ये सेसिल जैक्सन कोल द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, सेसिल जैक्सन कोल के द्वारा।
WCCB यानी कि वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ये पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका फुल फॉर्म WCCB का फुल फॉर्म वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, और ये पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना होती है 2006 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। देश के संगठित वन्यजीव अपराध से निपटने के लिए इसकी गठन की जाती है। देखिए, एस ए आई का मतलब है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल संस्था है। खेल के मामले में ये सर्वोच्च संस्था है। अगर हम इसकी स्थापना का बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1984 में, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, ठीक है। आगे बात करते हैं। हाँ, अगला है NSDF, नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड। इसकी स्थापना होती है 1998 में। 1998 में इसकी स्थापना होती है। ये छोटा छोटा चीज आपको एग्जाम में मार्क्स दिलाएगा, यही छोटा छोटा चीज। IOA का बात करें, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। अगर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात करें, इसकी स्थापना होती है 1927 में। और किसके द्वारा की गई थी? सर दोराबजी टाटा के द्वारा। सर दोराबजी टाटा के द्वारा। तो ये नाम आपको याद रखना है किसके द्वारा की गई थी। अगला देखिए, नाडा, NADA, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना होती है 2005 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। आगे बात करें, राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला। राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला नई दिल्ली है। नई दिल्ली, और किसके अंतर्गत है? युवा मामले और खेल मंत्रालय। युवा मामले और खेल मंत्रालय, इसके अंतर्गत ही आता है। अगला हम लोग बात करते हैं, इसको पहले अंडरलाइन कर दिया जाए क्योंकि यही PDF आपको मिलने वाला है। वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना होती है 1999 में। 1999 में, और ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मॉन्ट्रियल कनाडा में, मॉन्ट्रियल कनाडा में इसकी स्थापना की जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मॉन्ट्रियल कनाडा में 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। ये सारे फैक्ट्स जरूरी है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब देखिए, NRAI। NRAI क्या है? नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1951 में। 1951 में, ठीक है। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है और इसके संस्थापक? प्रथम अध्यक्ष और संस्थापक दोनों की बात करें तो ये GV मावलंकर है, और ये वही GV मावलंकर है जो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष भी थे। लोकसभा जब हुआ था हमारा, लोकसभा के सबसे पहले अध्यक्ष यही थे, GV मावलंकर। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देखिए सीरम इंस्टीट्यूट जो है वो कोविड वैक्सीन भी बनाई थी। सीरम इंस्टीट्यूट की स्थापना 1996 में होती है, साइरस पूनावाला द्वारा। साइरस पूनावाला, ये नाम बहुत सुना हुआ होगा जो लोग करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे। 1996 में साइरस पूनावाला के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और याद रखिएगा, जीवन रक्षक इम्यूनोबायोलॉजिकल के निर्माण के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की। BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये भारत का क्या, पूरे एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ पूरा एशिया। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना होती है 1875 में स्थापना होती है, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। बाद में बनता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE। NSE बाद में बनता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और NSE की स्थापना होती है 1992 में, बहुत बाद में। लेकिन परिचालन इसका स्टार्ट होता है 1993 में। और इसका हेडक्वार्टर का बात करें तो ये भी स्टॉक एक्सचेंज का सभी का हेडक्वार्टर मुंबई ही है। मुंबई ही है। आगे बात करते हैं, ESIC, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ESIC की स्थापना होती है 1952 में। 1952 में, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। इसका हेडक्वार्टर क्या है? नई दिल्ली।
आगे बढ़ते हैं। PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना होती है 2003 में और हेडक्वार्टर इसका है नई दिल्ली। नई दिल्ली। देखिए, अगर इस सारी चीजों को आप पढ़ते हैं तो कम से कम इसका फुल फॉर्म भी तो आपको याद होगा। ये अगर आप भूलते भी है तो ज्यादातर चांसेस है, जो लंबा लंबा फुल फॉर्म रहता है वो फुल फॉर्म एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। IRDAI, ईडई, ईडई का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, इंश्योरेंस से संबंधित है और इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद है। याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली भी नहीं है, मुंबई भी नहीं, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद है, इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और ईडई की स्थापना होती है 1999 में। 1999 में। अब बात करते हैं आई ICRA लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये लिमिटेड है और इसकी स्थापना की बात करें, स्थापना होती है 1991 में। 1991 में। आगे बात ICHR, ICHR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, इसकी स्थापना होती है 27 मार्च 1972। 27 मार्च 1972 में और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। और इन सब चीज़ों को जब आप याद करते हैं तो मुझे आपका मन रोमांचित हो जाता है। जब आप ये सब पढ़ के जाएंगे ना एग्जाम में, आपको लगेगा कि अगर मुझसे हेडक्वार्टर के बारे में कुछ भी पूछ ले, कुछ भी, तो मैं उसका आंसर देने के लिए रेडी हूँ। भारतीय विज्ञान अकादमी, भारतीय विज्ञान अकादमी की स्थापना 1934 में होती है सीवी रमन के द्वारा। सीवी रमन, सीवी रमन वही है जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था रमन इफेक्ट के कारण। सीवी रमन, कमेंट करके बताइएगा सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न कब मिला था, ये दोनों बताइएगा। और ये जो भारतीय विज्ञान अकादमी है इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। बेंगलुरु, बेंगलुरु। उसके बाद भारतीय भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की स्थापना होती है 1935 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। नई दिल्ली, नई दिल्ली। संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी की बात करें तो इसकी स्थापना होती है, सॉरी, इसकी स्थापना होती है 28 जनवरी 1953 में। किसके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? PV राजमन्नार। PV राजमन्नार। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, ये सारे नाम आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला देखिए, साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी की स्थापना होती है 12 मार्च 1954। हेडक्वार्टर इसका क्या है? हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली है। ठीक है, अब बात करते हैं, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली है। पहला इसके इस साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति और फर्स्ट महिला, ये दोनों आपको नाम याद रखना है। अगर पहला आदमी का बात करें तो ये है माखन लाल चतुर्वेदी। देखिएगा, कुछ गलती होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, हमको याद उतना नहीं रहता है। माखन लाल चतुर्वेदी। और पहली महिला अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम, ठीक है, ये दोनों नाम को आपको याद रखना है। चलिए आगे हम लोग आते हैं। इसको इस कलर से कर दे, हाँ इसी कलर से कर देना ज्यादा सही है। हाँ, ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसकी स्थापना 1961 में होती है और पहले ज्ञानपीठ प्राप्त करता है, पुरस्कार प्राप्त करता जी शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप। आगे बात करें, व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान दोनों की स्थापना 1991 में होती है और के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, पुरस्कार दिया जाता है। पहला, दोनों का पहला प्राप्तकर्ता का बात करें तो अगर व्यास सम्मान के प्राप्तकर्ता की बात करें तो ये हो जाएगा राम विलास शर्मा। पहले कौन है? राम विलास शर्मा। और पहले सरस्वती पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? हरिवंश हरिवंश राय बच्चन। अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं हरिवंश राय बच्चन। कविताएं लिखते थे, बुक्स लिखा करते थे। आगे बात कर रहे हैं भारतीय मसाला बोर्ड। देखिए, इस टाइप का बोर्ड जो है, टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड, मसाला बोर्ड, रबड़ बोर्ड, ये सब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, पॉलिटी के वीडियो में, वो आप लोग देख लीजिएगा एक बार, वो सारा मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाया है। इसका स्थापना होता है 1987 में। 1987 में। और इसका हेडक्वार्टर है कोच्चि।
कोच्चि केरल में, कोच्चि केरल में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये दोनों आपका महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। आगे बात करते हैं HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना होती है 23 दिसंबर 1940। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, बेंगलुरु। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI, ये इस्लामिक राजनीतिक संगठन है और इसकी स्थापना 2006 में होती है, 2006 में होती है। याद रखिएगा 2022 में 2022 में 5 वर्ष के लिए 5 वर्ष के लिए इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था। यानी कि 2022 5 से लेके 5 साल जब भी होगा वहां पर इसे रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है। ये इस्लामिक संगठन है भारत में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान, समुद्री विज्ञान संस्थान CSIR के अंतर्गत आता है और ये NIO इसको बोलते हैं, CSIR NIO, समुद्री विज्ञान संस्थान। इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1966 को, 1 जनवरी 1966 को इसकी स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर है देहरादून, देहरादून। सभी फैक्ट्स को दिमाग में बैठा लीजिए। और IIRS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1966 में, हेडक्वार्टर है देहरादून, देहरादून। सभी चीज को आपको याद कर लेना जो मैं बता रहा हूं। CPCL, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना होती है 1965 में और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में ही है। जैसा कि नाम में है, चेन्नई ही इसका हेडक्वार्टर भी है। अगला है IISM, भारतीय स्कीइंग पर्वतारोहण संस्थान। भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान जो है ये गुलमर्ग, जम्मू और कश्मीर में है। बस इतना ही याद रखना है, इसका स्थापना वर्ष वगैरह याद नहीं रखना है। ललित कला अकादमी, या इसी को राष्ट्रीय कला अकादमी भी बोलते हैं। इसकी स्थापना होती है 5 अगस्त 1954 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और पहले पुरस्कार प्राप्तकर्ता की अगर बात करें ये राष्ट्रीय कला अकादमी के द्वारा, ये जैमिनी रॉय को मिला था, जैमिनी रॉय। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। अगला, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की बात करें तो 11 स्थापना होती है इसकी 11 मार्च 1891 और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता। हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता। ये सारे फैक्ट्स आपको एग्जाम में याद रखना है। एक बार याद कीजिए मेहनत करके, एग्जाम से पहले भर भर के आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। टैगोर केंद्र, टैगोर केंद्र की स्थापना होती है 2013 में और इसका हेडक्वार्टर है शिमला, शिमला हिमाचल प्रदेश में, शिमला हिमाचल प्रदेश में। ये टैगोर केंद्र भी हो गया। और टैगोर केंद्र क्यों बनाया था? संस्कृति और सभ्यता के अध्ययन के लिए टैगोर केंद्र का स्थापना किया गया था। चलिए अब आते हैं, देखिए यहाँ पर आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये भारत का इंटरनल सिक्योरिटी देखता है। देश के अंदर कोई गड़बड़ी होती है तो ये उसको देखता है आईबी। वही अगर देश के बाहर एक्सटर्नल सिक्योरिटी का बात करें तो ये रॉ देखता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। देखिए सबसे पहले इंटरनल सिक्योरिटी ही बना था 1887 में, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। लेकिन बाद में 1968 में क्या किया गया, इस आईबी से रॉ को अलग कर लिया गया। यानी कि आईबी जो था पहले वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पार्ट को देखता था, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। तो बाद में क्या किया गया, आईबी और रॉ को अलग कर दिया गया। रॉ अब एक्सटर्नल सिक्योरिटी को देखता है। इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। ये डायरेक्ट कमांड ऑफ पीएम के डायरेक्ट कमांड से चलता था। एनआईए का बात करें, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 2009 में होती है। और ये याद रखिएगा मुंबई में ताज हमला हुआ था 2008 में, ताज होटल में हमला हुआ था 2008 में, तो इसकी स्थापना 2009 में की गई थी, 2009 में की गई थी, ताज हमला के जस्ट के बाद। चलिए अब जो हमारा ये था हमारा भारत का इंडियन इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन, भारत के जितने भी इंस्टीट्यूट है या ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। अब एक अंतिम टॉपिक बचा हुआ है, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनियां। ठीक है, ये एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, सबसे फेवरेट है इसमें महारत्न कंपनी। ठीक है, सबसे समझ लीजिए मिनी रत्न कंपनी कितनी है। मिनी रत्न कंपनी की संख्या 73 जून 2025 में थी। देखिए ये कंपनियों की संख्या घटती बढ़ती रहती है, 73 थी जून 2025 में,
हो सकता है एग्जाम से पहले आप अपडेट कर लीजिएगा संख्या कितनी है, संख्या में आप अपडेट कर लीजिएगा हमेशा। महारत्न कंपनी 14 है, पहले महारत्न कंपनी 13 थी और ये 17 थी। एक नवरत्न कंपनी महारत्न बन गई तो ये 14 हो गई, ये 16 हो गई, एक घट गई। याद रखिएगा अभी 14 है और नवरत्न कंपनी 16 है। महारत्न और नवरत्न आपको याद करना है, ये 73 मणि रत्न आपको याद नहीं करना है, ठीक है। सबसे जरूरी है महारत्न कंपनियां याद करना। अब देखिए मिनी रत्न कंपनी क्या होता है, इसमें दो लिस्ट है, श्रेणी 1 श्रेणी 2, यानी कि लिस्ट 1 लिस्ट 2। पिछले लिस्ट 1 में किसको शामिल किया गया है, पिछले 3 वर्षों में से एक वर्ष में जो 30 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध लाभ कमाया था और पिछले 3 वर्षों में लगातार मुनाफा कमाया था, उस कंपनियों को लिस्ट 1 में शामिल किया गया। यानी कि केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्र में उद्यमों यानी कि सीपीएसई, यानी कि केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्र में के उद्यम, सीपीएसई इसको बोला जाता है, को 3 श्रेणी में विभाजित किया गया, मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न। मिनी रत्न में ऐसी कंपनियां आती है जो पिछले 3 वर्षों में से एक वर्ष में 30 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध लाभ कमाया था और पिछले 3 वर्षों से में लगातार मुनाफा कमा रहा है, उसको मिनी रत्न कंपनी का श्रेणी 1 में डालेंगे। लेकिन जो केवल मुनाफा कमा रहा है, 30 करोड़ रुपए नहीं से अधिक का लाभ नहीं कमाया है, वो लिस्ट 2 में आएगा। उन सीपीएसई को मिनी रत्न का दर्जा दिया जाता है जो पिछले 3 वर्षों में लगातार लाभ कमाया हो, उसकी निवल संपत्ति सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो, उसको लिस्ट 2 में रखेंगे। लेकिन इसमें एक चीज और जब ऐड हो जाए कि वो 30 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध लाभ कमा ले तो वो लिस्ट 2 वाला कंपनी लिस्ट 1 में ऐड हो जाता है, ठीक है। जून 2025 तक भारत में मिनी रत्न कंपनियों की संख्या 73 थी। अब आते हैं नवरत्न कंपनियां। नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए मापदंड क्या है कि कंपनी को कम से कम 3 वर्षों तक मिनी रत्न श्रेणी 1 में रहना होगा। ये मिनी रत्न का जो लिस्ट 1 में है, यहाँ पर जो 3 साल तक रह गया वो बाद में उछल कर नवरत्न की श्रेणी में आ सकता है, अगर कंपनी के पास लाभप्रदता, निविल मूल्य एवं कारोबार का एक सुसंगत ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। यानी कि पिछला रिकॉर्ड उसका बढ़िया होना चाहिए कि लाभ उसका सही हो रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है। कंपनी को पिछले 3 वर्षों से निवल मूल्य पॉजिटिव होना चाहिए और डीपीआई की जो रेटिंग है वो संतोषजनक होनी चाहिए। वर्तमान में भारत में 15 नहीं 14 है ना, 16 नवरत्न, 15 कहां से ले ली, 16 नवरत्न कंपनियां हैं। नवरत्न योजना 1997 में आया था। आगे बात करें महारत्न का दर्जा पाने के मापदंड। नवरत्न का दर्जा प्राप्त मतलब महारत्न का दर्जा प्राप्त होने के लिए उसको कम से कम नवरत्न होना चाहिए। पहला कंडीशन तो यही है कि नवरत्न का दर्जा पाने के बाद कुछ कंडीशन है जो उछल कर महारत्न बन सकता है। लास्ट 3 ईयर में औसत वार्षिक निवल मूल्य 15,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। दूसरा, लास्ट 3 साल में, पिछला 3 साल के दौरान 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का औसत वार्षिक कारोबार होना चाहिए। अंतिम 3 वर्ष के दौरान 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर पश्चात औसत वार्षिक शुद्ध लाभ होनी चाहिए। सेबी के नियमों के तहत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक शेयरधारिता के साथ भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना चाहिए। याद रखिए ये आपको एग्जाम में पूछ देता है कभी कभी कि इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया हम आपको बता दिए, ठीक है। लेकिन बहुत रेयरली पूछता है, बहुत कम ही एग्जाम में पूछता है। अब आते हैं कौन कौन महारत्न कंपनी है, ये ज्यादा जरूरी है। महारत्न कंपनियां 14 है, एक एक को रट जाइए। बीएचईएल भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसकी स्थापना 1964 में होती है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 1952 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। सीआईएल, कोल इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना 1975 में होती है, हेडक्वार्टर कोलकाता है। गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, 1984 में इसकी स्थापना होती है, नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 1974 में इसकी स्थापना होती है, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 1959 में इसकी स्थापना होती है, नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 1975 में इसकी स्थापना होती है और नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 1956 में इसकी स्थापना होती है, नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, 1986 में इसकी स्थापना होती है, नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। पीजीसीआईएल, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 1989 में इसकी स्थापना होती है, गुरुग्राम इसका हेडक्वार्टर है। सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, 1973 में इसकी स्थापना होती है, नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। जो बोकारो स्टील प्लांट है ना, बोकारो स्टील प्लांट वो सेल के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। आरईसीएल, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना 1969 में होती है, गुरुग्राम इसका हेडक्वार्टर है। ओआईएल, ऑयल इंडिया लिमिटेड, 1959 में इसकी स्थापना होती है, असम का दुलियाजान इसका हेडक्वार्टर है। 2024 में ये ऐड होता है
HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और ये 1964 में इसकी स्थापना होती है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये पहले क्या था, ये पहले था नवरत्न कंपनी, बाद में ये बना महारत्न कंपनी में शामिल हुआ। अब नवरत्न कंपनी की संख्या 15, वो सब देख लेते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NMDC लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड, ONGC विदेश लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, इरकॉन और राइट्स। ये इरकॉन वही है जो पटना में अटल पथ का निर्माण कराया है, और यही इरकॉन गया से क्यूल का जो लाइन डबलिंग हो रहा है, गया क्यूल है ना का जो के बीच में जो लाइन डबलिंग हो रहा है, वो डबलिंग भी इसी ने करवाया है। तो याद रखिएगा, ये था हमारा नवरत्न कंपनियां। अब महारत्न कंपनियां आपको याद नहीं रखनी है, लेकिन कितनी है, 73, 73। जून 2025 तक इसकी संख्या 73 थी, बस इतना याद रखना है। तो ये था हमारा QR सीरीज का 14वां पार्ट। इसमें हम लोग जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे उनको मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारे दोस्तों को, अपने जितने फ्रेंड्स, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम ग्रुप, जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें इसको शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।